हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो बुक चल रही है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका इस बुक से अध्याय 7वां है। यहाँ पर हम तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं हम अब इस चैप्टर की। देखिए यहाँ पर आप तृतीयक क्रियाकलापों में से अवगत हैं पहले से कि तृतीयक क्रियाकलाप होते क्या क्या हैं और इनमें होता क्या है। तो आपने पहले भी पढ़ा है और आप पूर्ववर्ती पहले जानकर भी आए हैं ये कि इनमें सेवा क्षेत्रक जो है उसी में आता है। यानी कि जितने भी सेवा वाले क्रियाकलाप हैं, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो सेवा या फिर आपकी पर्सनली सेवा हो, डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, आप जो भी यानी कि डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, टीचर के पास ज्ञान लेने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, तो वो क्या एक सेवा ही तो है एक। तो ये सब जो कार्य हैं वो सेवा क्षेत्रक के तहत आते हैं और सेवा क्षेत्रक यानी तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं। तो बस वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इनके बारे में आपको ओवरव्यू पहले से पता है। अब देखिए यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो कि हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। यानी कि हम जो भी विशिष्ट सेवा आप लेना चाह रहे हैं, चाहे तो हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमें किसी अच्छे वकील के पास जाना है तो वकील की सेवा लेने के लिए उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी हम सेवा ले रहे हैं, सेवा का जो भी स्वरूप है, शिक्षा के फॉर्म में है, विधि के फॉर्म में है यानी कानूनी सलाह के रूप में है, या फिर अगर हम चिकित्सकीय परामर्श के रूप में ले रहे हैं, तो जो भी उसका स्वरूप है तो उसके लिए विशिष्ट जो फीस है उसकी वो हमें जो है पे करनी पड़ती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें लिख लेना जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन, ये सभी क्या है आपकी सेवाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए सेवाओं की, तो सेवाओं को यहाँ पर एक तो सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक का मतलब ये है कि भाई ये सेवाएं जो हैं वाकई में रियल लाइफ में ये सेवाएं काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यानी जो इन सेवाओं में प्रशिक्षण जो इन्हें दिया गया है, यानी इन सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो वाकई में प्रशिक्षित हैं या नहीं है, उन्होंने रियल लाइफ में हैंडल किया है सिचुएशन को या नहीं किया है, तो वो क्रियात्मक प्रशिक्षण में आ जाता है। यानी इन सेवाओं को क्या यानी सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। यानी उनका जो बेसिक जो बुनियादी सिद्धांत है, मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी बीमारियां होती हैं, किस बीमारी के लिए जो है कौन सी दवाई उचित रहेगी। क्रियात्मक प्रशिक्षण का मतलब ये है डॉक्टर के संदर्भ में कि भाई उसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है या नहीं की है, उसने थोड़ा बहुत अपना जो है जो अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है वो किया है या नहीं किया है, या कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली है या नहीं है, वो क्रियात्मक प्रशिक्षण में आ जाता है। तो किसी व्यक्ति को ये सब जो सेवाएं हैं, सेवाएं सीखने के लिए क्या गया इन सब की आवश्यकता होती है। और अभ्यास जो है यानी लगातार प्रैक्टिस जो है इन्हें जो है पूर्ण व्यवसायिक बना देता है, यानी प्रोफेशनल बना देता है, एक पेशेवर बना देता है। यानी हम लगातार किसी चीज़ का जब अभ्यास करते रहते हैं तो हम पूरी तरह से पेशेवर हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर वही लिख लेना ये पॉइंट पूरा, पहले का सब पॉइंट। देखिए ये सेकंड सब पॉइंट कर देना, यानी तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आपने सेवा जो आपका सेवा सेक्टर है या तृतीयक क्रियाकलाप वाला सेक्टर है, आपने ये बात तो अच्छे से आपको पता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर मानसिक श्रम जो जितना ज़्यादा कर लेगा वो उतनी ज़्यादा अर्निंग कर लेगा। ये बात आप पहले भी जानते हैं। तो यहाँ पर पूरा सेवा क्षेत्र इसी पर डिपेंड होता है। यानी यहाँ पर लोग एक बड़ी संख्या में जो है जो मानसिक श्रम यानी कि जो मानसिक इनका जो है कह सकते हैं IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, या फिर जो उचित यानी उच्च ज्ञान रखते हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छी खासी जो यहाँ पर आय का सृजन कर पाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये इस प्रकार के लोग कहाँ मिलेंगे आपको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने वाले और कम मेहनत करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मिलेंगे आपको। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है कि वहाँ पर लोगों के पास और कोई कमी है नहीं पैसे की, तो वो क्या है अपने जो ब्रेन पर फोकस करते हैं कि हाँ भाई हमें केवल अधिकतम अपनी ब्रेन की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करना है, अधिकतम मानसिक लब्धि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि भाई एक जो विकसित देश है तो एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक जो है यानी बहुत श्रमिकी आएंगे, ऑब्वियसली सब श्रमिकी बोले जाएंगे, ये तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। द्वितीयक का मतलब होता है जिसमें श्रम लगता है, जिसमें मेहनत लगती है, या विनिर्माण होता है, या प्राथमिक सेक्टर जैसे हम बोलते हैं प्राथमिक या द्वितीयक में, तो वहाँ पर कम मिलेंगे हमें किसी विकसित देश में। जो आपके सेवा सेक्टर है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए तृतीय क्रियाकलापों की बात करें तो तृतीय क्रियाकलापों में यहाँ पर उत्पादन भी आता है और विनिमय यानी कि एक्सचेंज, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन यहाँ पर सेवाओं का होता है,
यानी तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन जो हो रहा है वो आपका सेवाओं के रूप में हो रहा है। सेवाएं भैया आपने देखी अभी आपने कि डॉक्टर, वकील, ठीक है, टीचर, ये क्या है, एक सेवा जो अपनी अपनी विशिष्ट सेवा दे रहे हैं, तो वो सेवाओं के रूप में यहाँ पर इनका उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर इसी में नोट कर लेना सब पॉइंट, थर्ड का पहला सब पॉइंट, उत्पादन में सेवाओं की, यानी लिख लेना इसी में, उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, ठीक है, जिसे परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जा सकता है। यानी इसे हम जो है इनडायरेक्ट वे में किसके रूप में माप सकते हैं, पारिश्रमिक के रूप में, यानी मेहनत के रूप में माप सकते हैं, और वेतन के रूप में से माप सकते हैं। यानी जो भी वो अपनी जो उनका उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को हम डायरेक्ट यहाँ पर पैसे के रूप में नहीं माप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा उत्पादन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इसे तौला जाए। यानी यहाँ पर कोई आपका कोई वस्तु थोड़ी ना निर्मित हो रही है जिसको हम तौल सकें, इसलिए वहाँ पर एक्यूरेट वे में नहीं, यानी परोक्ष रूप से या तो पारिश्रमिक के रूप में कि भाई उनका कितना कितना चार्जेस है, चार्जेस के रूप में, या फिर वेतन के रूप में इसे हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा सेकंड सब पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विनिमय यानी एक्सचेंज में क्या क्या आ जाता है। जो विनिमय है आपका विनिमय, तो एक्सचेंज में क्या आ जाता है, देखिए विनिमय में यहाँ पर व्यापार आ जाता है, परिवहन आ जाता है, और संचार सुविधाएं ये सब आ जाती हैं। इनके जरिए हम जो चीज़ें हैं या फिर अपनी सेवाएं हैं, इनका आदान प्रदान कर पा रहे हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति के पास गए, आपकी फैक्ट्री है, किसी व्यक्ति के पास गए, किसी फर्म के पास गए, उससे आपने टाई अप किया कि भाई हमें 50 कंटेनर चाहिए महीने में, और 50 कंटेनर जो हैं इनमें से 25 कंटेनर हमारा माल यहाँ से दिल्ली से कोलकाता ले जाएंगे और 25 कंटेनर वापस लाएंगे। तो ये क्या है आपका एक तरह का एक्सचेंज है। यानी कि आपने ये तय कर लिया उससे कि हाँ हम आपको पैसे देंगे और पैसे के बदले में आप हमें सेवा देंगे, और ये परिवहन के रूप में होगी। तो यहाँ पर भाई बताया गया कि भाई एक्सचेंज में क्या होता है, व्यापार होता है। व्यापार आप समझ सकते हैं, यानी कोई कंपनी जो आपकी सेकेंडरी सेक्टर की कोई कंपनी है, तो वहाँ पर वो सेवा तो लेगी, यानी अपना उत्पाद मार्केट में बेचेगी, तो उसके लिए वो एक्सचेंज करेगी। यानी कि या तो मुद्रा के रूप में करेगी एक्सचेंज, या फिर ये कह देगी भाई हम अपनी कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी आपको दे देंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं ये सब सम्मिलित होती हैं। ये आपने लिख लिया होगा थर्ड का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर आपने एक बात स्पष्ट रूप से जान ली कि इनमें मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इनके लिए एक दक्ष व्यक्ति चाहिए। यानी कि दक्ष का मतलब ये है कि अपने जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर में कार्यरत हो सेवा के रूप में, उसे विशिष्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है। यानी विशिष्ट कौशल चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, यहाँ पर अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि ये सेवाएं विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। यानी ये सब तो होना ही चाहिए, तभी आप ये सेवाएं जो है आप जो संपादित कर पाएंगे, इन सेवाओं में संलग्न हो पाएंगे। अब देखिए हमारे आसपास भी ऐसे सेवा देने वाले सेवा प्रदाता लोग पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो आपका ये नलसाज का मतलब होता है नल सही करने वाला। बिजली मिस्त्री भी इस तरह का है। टेक्नीशियन का मतलब ये कोई भी टेक्नीशियन हो सकता है, इलेक्ट्रिक के रूप में हो सकता है, गाड़ी वाला टेक्नीशियन हो सकता है, कुछ भी रूप में टेक्नीशियन हो सकता है। धोबी है, नाई है, दुकानदार है, चालक, कोषपाल, ट्रेजरी वाला जो है, अध्यापक, डॉक्टर, ये सब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ये सब क्या है, ये सेवा देने वाले ही हैं, जो कि तृतीय जो क्रियाकलापों में ये आते हैं। तो आप लिखना नहीं है अभी, आप लोग ये जानते हैं। तो आपने चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर फिर से वही वर्गीकरण कर दिया गया है कि तृतीय क्रियाकलापों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना, तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर भी पूर्ववर्ती अध्याय जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल 6वां अध्याय पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था, टेबल के रूप में चार्ट दिखाया था, यही चार्ट यहाँ पर भी है। यानी यहाँ पर भी आपके लिए विकल्प है, चाहे तो आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी लिख सकते हैं, या फिर आप केवल ये लगता है कि हम ये टेबल बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा, हम समझ में आ जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं। चार्ट में क्या क्या है वो हम देखते हैं। देखिए आपके सामने सेवा सेक्टर दिख रहा है। यहाँ पर आपके जो हैं ये तृतीयक क्रियाकलाप हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर ये तृतीयक क्रियाकलाप हैं, और तृतीयक में जो आपके यहाँ पर है 4 तरह के क्रियाकलाप बताए गए हैं। व्यापार और वाणिज्य सेवाओं के रूप में होते हैं क्रियाकलाप, कुछ परिवहन के रूप में है, संचार सेवाओं के रूप में, और कुछ सेवाओं के रूप में है। तो 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम व्यापार और वाणिज्य में देखते हैं। देखिए व्यापार और वाणिज्य के 2 रूप होते हैं। यहाँ पर 2 रूपों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य में पहला तो आता है थोक व्यापार। थोक का मतलब हम जानते हैं आप होलसेल के रूप में, यानी जो लोग गोदाम टाइप बनाकर माल का संचय कर लेते हैं और वहाँ से छोटे छोटे व्यापारी जो है अपना सामान उठा के लाते हैं, तो वो जो होता है, वो जो बड़ा केंद्र यहाँ पर होता है, सामान इकट्ठा होता है, वो थोक व्यापारी बोला जाता है। ठीक है। थोक व्यापार में भी यहाँ पर 2 तरह से होते हैं कि भाई नगरीय आपूर्ति वाले घर होते हैं, ग्रामीण मंडियाँ होती हैं, ये थोक व्यापार के केंद्र माने जाते हैं।
फुटकर का मतलब ये है रिटेलर, यानी जो हमें फुटकर रूप में, यानी कि डेली डेली आप जो अगर मान लीजिए कि किसी दुकान पर गए, आपने कहा मुझे एक पैकेट जो है ब्रेड का चाहिए, उसने एक पैकेट ब्रेड का दे दिया, तो वो जो है यहाँ पर रिटेलर है, यानी फुटकर सामान बेच रहा है। और जहाँ से वो लेके आया होगा ब्रेड की जो है वो पूरी क्रेट लेकर आया होगा, पूरा कार्टन लेके आया होगा, ठीक है। तो जहाँ से पूरा कार्टन लेके आया वो तो थोक वाला बोला जाएगा, लेकिन आप तो केवल एक पैकेट ही ले रहे हैं केवल, तो ये फुटकर बोला जाएगा, रिटेलर बोला जाएगा। तो रिटेलर भी दो तरह के होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। नगरीय स्तर पर होते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी होते हैं। नगरीय स्तर पर रिटेलर कौन कौन से होते हैं? देखिए, नगरीय स्तर पर यहाँ पर रिटेलर में यहाँ पे श्रृंखला भंडार वाले होते हैं, डाक ऑर्डर वाले होते हैं, सुलभ बाजार केंद्र वाले होते हैं, लोक वितरण योजना वाले होते हैं। देखिए, यहाँ पर श्रृंखला भंडार जो आपकी श्रृंखला भंडार वाला जो आया है सिस्टम, या फिर लोक वितरण योजना वाला आया है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, श्रृंखला भंडार जो होता है, जो आपके चैन स्टोर होते हैं, चैन स्टोर कोई एक ही प्रकार का उत्पाद जो है ये वितरित करते हैं, कोई एक ही प्रकार का उत्पाद। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने जो जूता चप्पल की कंपनी है, स्पार्क्स कंपनी है, या फिर आपकी और भी कंपनियां हैं, एडिडास वगैरह है, पूमा वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि इनके स्टोर बने होते हैं हर जगह पर, और उस स्टोर पर वही एक सामान यहाँ पर मिलता है। एक वही सामान जो उनका उत्पाद, जो 2-3 उत्पादों में डील कर रही कंपनी, वही उत्पाद वो देखने को मिल जाती है। तो ये नगरीय स्तर पर क्या होता है कि आपने देखा होगा विभिन्न जो कंपनियां होती हैं, जिनका जो उत्पाद फेमस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियों की घड़ी केवल फेमस है, तो घड़ी के उन्होंने स्टोर बना दिए हैं, वहाँ पर वही कंपनी की घड़ी और उससे जुड़ी जो घड़ियाँ हैं ब्रांड, वो मिल जाएंगे आपको। तो वो श्रृंखला भंडार बोले जाते हैं, ठीक है। वहीं आपके जो इसमें श्रृंखला भंडार के अलावा आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर सभी प्रकार के ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक श्रृंखला भंडार होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। तो श्रृंखला भंडार में तो केवल एक ही तरह का उत्पाद होता है, या फिर किसी एक कंपनी का ही उत्पाद होता है। लेकिन जब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, विभिन्न डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे घड़ी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग डिपार्टमेंट है, जो FMCG वाला डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। कपड़े वाला, हौजरी वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग है। तो वहाँ पर आपको विभिन्न जो ब्रांड है वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। जबकि श्रृंखला भंडार में क्या है, केवल एक प्रकार का ब्रांड का ही जो है यहाँ पर आपको केवल एक प्रकार के ब्रांड का ही यहाँ पर आपको जो है शॉप देखने को मिलेगा। तो ये श्रृंखला भंडार में और डिपार्टमेंटल स्टोर में अंतर है, यानी चैन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर में ये अंतर है। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में। देखिए, डाक ऑर्डर का मतलब ये है कुछ चीज़ों को आप नगर में बाई पोस्ट करके भी मंगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप डिलीवरी जो लेते हैं वो या तो डाक ऑर्डर के थ्रू आती है, या फिर कोरियर सेवा के थ्रू आती है। वहीं सुलभ बाजार केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि मल्टीप्लेक्स वगैरह, यहाँ से आप सामान लेके आते हैं। लोक वितरण योजना, यानी जिसके जरिए यहाँ पर जो आपकी लोक वितरण योजना का मतलब ये PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, PDS के जरिए जो वितरण होता है सामान वगैरह, इसेंशियल जो गुड्स होती हैं, वितरण होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। ग्रामीणों में क्या है, ग्रामीण स्तर पर फुटकर बाजार कहाँ लगता है वो बताया गया है। आवधिक बाजार का मतलब आप जानते होंगे कि कुछ छोटे छोटे गाँव ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द, जहाँ पर डेली बाजार न लगकर सप्ताह में एक दिन सेट कर देते हैं। मंगलवार को लग रहा है, सोमवार को लग रहा है, रविवार को लग रहा है, तो वहां पर एक दिन जो है आपको बाजार में जो जरूरी सामान है वो मिल जाएगा वहां पर। तो उसे आवधिक बाजार या हाट कहते हैं। इसके अलावा फेरी वाले होते हैं, साइकिल वगैरह पर जो अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लोक वितरण स्कीम वाले जो पाए जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के दो रूप हैं, यहाँ पर थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। परिवहन की बात कर लेते हैं। देखिए, परिवहन आप जानते हैं कितने तरीके से होता है। परिवहन रेल, सड़क के जरिए होता है, जल के जरिए होता है। जल के जरिए इसके दो प्रकार हैं, या तो आंतरिक का मतलब ये नदियों का प्रयोग कर रहे हैं हम, और महासागरी आप जानते ही हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी जल और फिर वायु के जरिए भी होता है। वायु के जरिए तो आप जानते ही हैं, हवा में होता है। अब देखिए, जो इनका महासागरी वाला परिवहन है, इसमें दो तरह से होता है। कैसे होता है, एक तो या तो यात्री सेवा देते हैं, यानी परिवहन जो है, परिवहन एक तो आपको यात्री सेवा के रूप में परिवहन उपलब्ध होता है, सेवा के रूप में। इसके अलावा कॉमोडिटी, यानी वस्तुएं वगैरह आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो वहां पर भी सेवा के रूप में से हम लेते हैं। यानी हम केवल यात्री सेवा के रूप में परिवहन इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वस्तु सेवा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, यात्री सेवा और माल सेवा। तो ये आपने परिवहन देख लिया, ठीक है। संचार, देखिए, संचार के बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। वास्तव में जो परिवहन वाला हमने ये यहाँ पर अलग रख के पढ़ा है, परिवहन भी एक संचार का ही माध्यम है, ठीक है। परिवहन भी एक संचार का ही माध्यम है। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, और संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य संचार स्थापित करना, या फिर जो है उनके मध्य एक संबंध स्थापित करना, वो संचार साधन में आ जाता है। तो आप जानते हैं, जो हम
यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो अपना सामान पहुँचा रहे हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम खुद जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्थान एक अपने यहाँ से चले हैं और जिस स्थान पर पहुँचे उनके मध्य एक संबंध क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ये भी संचार के माध्यम में आ जाता है। परिवहन के जितने साधन है वो, ठीक है। दूरसंचार, दृश्य शब्द, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूरसंचार क्या है, इसमें दूरभाष आ गया, भूलायन, मोबाइल, ये सब जानते हैं। दृश्य शब्द में फिल्में, रेडियो, टीवी, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। सेवाएं में अब हम सेवा सेक्टर पे आते हैं। यहाँ पे सेवा सेक्टर की बात करें, सेवा में आप जानते हैं विभिन्न तरह की सेवाएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बैंकिंग की सेवाएं प्रणाली हैं, बीमा सेवाएं प्रणाली हैं, अचल संपदा की सेवा लेते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए किसी नए शहर में गए, वहाँ पे होटल वगैरह आपने बुक कर लिया, अचल संपदा की सेवा है आपकी। कुछ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा होती है। व्यक्तिगत सेवा का आपने ऊपर वही देखा कि हम कुछ चीज़ों के लिए मान लेते हैं हम घर में जो है नौकर रख रहे हैं, तो नौकर क्या है, यानी हाउस कीपर जो रख रहे हैं वो भी एक सेवा ही तो ले रहे हैं हम उसकी। तो व्यक्तिगत कुछ सेवाएं होती है, कुछ व्यावसायिक सेवा होती है। व्यवसायिक का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी को हमें मेंटेन करना है, उसके लिए कोई हमने व्यावसायिक व्यक्ति यहाँ पे नौकरी पर रखा है। अब यहाँ पर वही बताया गया है, सरकारी सेवाएं होती हैं, कुछ गैर सरकारी संगठन होते हैं यहाँ पर, यानी उन्हें कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये देख लिया कि भाई आपके तृतीय क्रियाकलाप हैं, ये मेन रूप से 4 हैं, यानी व्यापार और वाणिज्य के रूप में है, परिवहन के रूप में है, संचार और सेवाओं के रूप में है। अब भाई यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप भी यहाँ पर बताए गए हैं, उनको भी थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए होता क्या है वास्तव में, तो वैसे तो आपका अगर देखा जाए तो 3 ही क्रियाकलाप आपको देखने को मिलेंगे। चतुर्थ पंचम जो है ये तो बाद में आए हैं, यहाँ पर क्लास 12th में आए हैं आपके। चतुर्थ पंचम जो क्रियाकलाप है वो तृतीय क्रियाकलाप में से ही निकाल के बना दिए गए हैं। यहाँ पर ये मानना है कि भाई यहाँ पर कुछ विशेष सेक्टर होते हैं जिनमें कुछ विशेष व्यक्ति या फिर उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति कार्यरत होते हैं, तो उन्हें चतुर्थ क्रियाकलाप में पहुंचा दिया। जैसे सूचना आधारित, सूचना का मतलब आप जानते होंगे इन्फॉर्मेशन। सूचना ये वाली सूचना नहीं है कि भाई आम लोगों तक हम सूचना को पहुंचा रहे हैं, वो सूचना नहीं है। यहाँ पर डिजिटल सूचना जो है आपकी, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। यानी जो आप IT सेक्टर बोल रहे हैं हम, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण वगैरह जो देखते हैं आप, ठीक है, या फिर आप जो मोबाइल वगैरह में डेली अपडेट देखते हैं, तो उसकी बात हो रही है सूचना आधारित। अनुसंधान और विकास आधारित, अनुसंधान का मतलब आप जानते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके आधार पर ये से जो सेवाएं होती हैं ये हमने कहाँ रख दी हैं, ये हमने चतुर्थ क्रियाकलाप में रख दी हैं। सूचना आधारित और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो प्रोग्राम है वो हमने कहाँ रख दिया, चतुर्थ क्रियाकलाप में रख दिया है। पंचम क्रियाकलाप में हमने इन्हें चलाने वाले, यानी इन वास्तव में चौथे जो चतुर्थ क्रियाकलाप है इन्हें हैंडल करने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, निर्णयकर्ता हैं, ठीक है, डिसीजन मेकर हैं, परामर्शदाता हैं, यानी यहाँ पे कंसल्टेंट वगैरह, नीति निर्धारक हैं, तो वो सब यहाँ पर पंचम क्रियाकलाप में आ जाते हैं, ठीक है। नहीं, विशेषज्ञ में मान सकते हैं कि भाई कोई विधि विशेषज्ञ है, कानून विशेषज्ञ है, मान लेते हैं कोई टॉप क्लास का वकील है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सुना है या पढ़ा है, अखबारों में पढ़ते हैं कि हर कंपनी का अपना एक बड़ा वकील होता है। जैसे आपने देखा होगा हरीश साल्वे जी का नाम सुना होगा, तो हरीश साल्वे जी केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं बल्कि कुछ बड़ी बड़ी फर्मों के केसेस भी हैंडल करते हैं। निर्णयकर्ता का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कंपनी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO, उसे निर्णयकर्ता के रूप में, ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। परामर्शदाता का मतलब आप जानते हैं, इसका जो मैनेजरियल डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं वो परामर्श के रूप में होते हैं। नीति निर्धारक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं रिलायंस कंपनी ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी एक नीति निर्धारक हैं। मुकेश अंबानी चाहेंगे कि भाई अमेरिका की एप्पल से में टाई अप करना है तो टाई अप होगा, नहीं करना है तो नहीं होगा। तो ये जो है हाई लेवल वाला, जो डिसीजन मेकिंग वाला कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्रियाकलाप जो है कहीं अलग से नहीं आए हैं, ये तृतीयक को ही हमने और डिवाइड कर दिया और इसका विश्लेषण कर दिया समय की मांग के अकॉर्डिंग, और यहाँ हमने पंचम तक पहुंच गए हैं। और भविष्य में ये भी संभव है, अगर और ज़्यादा हमारी तकनीकी और ज़्यादा हम लोग विकसित हो जाते हैं, हो सकता है 6वें 7वें या 8वें क्रियाकलाप भी आ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखें तो आज से 25-30 साल पहले सूचना प्रौद्योगिकी का इतना कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज के समय में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो वही है कि अभी फिलहाल के लिए तो अभी इतने ही क्रियाकलाप हैं। अब चलिए यहाँ पर अब हम 1 by 1 करके थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं अब वो नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें तृतीय क्रियाकलाप जो हैं उनके प्रकारों में पहला आपका यही है, व्यापार और वाणिज्य। यानी आप पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, क्या है, व्यापार और वाणिज्य। देखिए व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्रय और विक्रय होता है, यानी खरीद और बिक्री होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई व्यापार क्या है, व्यापार अन्यत्र, यानी वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है, यानी खरीद और बिक्री है, उसे क्या कहेंगे हम, व्यापार कहेंगे। और यहाँ पर ये सब काम संचालित होता है या फिर जो भी काम ये संपादित होता है क्रय विक्रय का, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो व्यापारिक केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है।
अब देखिए व्यापारिक केंद्र जो है नगरों कस्बों के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, नहीं हर जगह होता है, ये हर जगह व्यापारिक केंद्र बने हुए हैं जहाँ के जरिए यहाँ से आप जो है लेन देन का कार्य करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, सामान या सेवाएं खरीदते हैं। अब देखिए व्यापारिक केंद्रों को यहाँ पर फिर से डिवाइड कर दिया गया है। व्यापारिक केंद्रों को वैसे तो आप डिवाइड ऊपर देख लिया, नगरों कस्बों में होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे बताया गया है कि भाई ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या क्या देखने को मिलेगा, नगरीय विपणन केंद्र जो बने उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापारिक केंद्रों की, तो व्यापारिक केंद्रों को हमने पुनः विभक्त कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ जो विभक्त किया है तो पहला है, यहाँ पर सब हेडिंग है आपकी इसी में ही, ये है ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी ग्रामीण जो विपणन केंद्र हैं तो वहाँ पर उनकी बात हम कर लेते हैं। देखिए ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं वो आपके पास पड़ोस की जो बस्तियाँ होती हैं उनमें स्थापित होते हैं, और एक तरह से अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। अर्धनगरीय का मतलब ये है कि इनमें लगभग नगरों जैसी ही सुविधाएं कुछ होती हैं, कुछ सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ पर बड़े लेवल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कुछ हद तक जो नगरों जैसा ही एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। व्यक्तिगत का मतलब ये है कि भाई व्यक्तिगत में हमने ऊपर बात की थी, जैसे वित्त व्यवसायी है यानी वकील वगैरह है या फिर डॉक्टर वगैरह है, वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे, वो तो आपको शहर वगैरह में देखने को मिलेंगे। यानी शहर वगैरह के आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मार्केट हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, आगे बगल में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कंसल्टेंट वगैरह जो हैं वहाँ पर हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करते जाना इसी में ही, यानी सेकंड का जो आपका सब पॉइंट है इसी में, ठीक है, ये आपने इसमें नोट कर लिया होगा इसमें। अब इसी में ही ये सब पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर कि यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर दूसरा सब पॉइंट कि यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पर जो केंद्र होते हैं, विपणन केंद्र जो होते हैं, तो यहाँ पर अधिकांश ये केंद्र जो होते हैं इनमें मंडियाँ जो होती हैं और फुटकर व्यापारी यहाँ पर होते हैं। मंडियों का मतलब है थोक व्यापारी, ठीक है, यहाँ पर सामान जो स्टॉक करते हैं और छोटे व्यापारियों को देते हैं वो थोक व्यापारी देखने को मिलेंगे, और फुटकर व्यापार वाले क्षेत्र भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो ग्रामीण विपणन केंद्रों की बात हो गई। अब बात करते हैं नगरीय विपणन केंद्रों की, यानी नगरीय जो बाजार है, नगरीय बाजार केंद्र, उनकी स्थिति क्या है। तो सेकंड का सेकंड हेडिंग डाल लेना, नगरीय बाजार केंद्र। देखिए नगरीय बाजार केंद्रों की बात करें तो इनमें निर्मित, यानी नगरीय बाजार केंद्रों में जो विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ यहाँ पर कुछ विशिष्टीकृत सेवाएं भी, ठीक है, तो इनके साथ कुछ विशिष्टीकृत बाजार भी यहाँ पर होते हैं। विशिष्टीकृत बाजार में जैसे आपको बताया था, श्रम बाजार भी देखने को मिल जाएगा आपको बड़े शहरों में। आवासन, यानी आवासन का मतलब ये है कहीं रूम वगैरह चाहिए आपको, या फिर कहीं पर रुकना है अल्पकाल के लिए, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार मिल जाएगा, यानी कुछ अर्धनिर्मित हैं या फिर निर्मित जो हैं ये भी उत्पाद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको शैक्षिक, यानी यहाँ पे बताया गया शैक्षिक संस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। व्यवसायिकों की सेवाएं जैसे आपको डॉक्टर हैं, अध्यापक है, वकील, परामर्शदाता, दांतों का डॉक्टर, ये सब आपको यहाँ पर इस बड़े से मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं, इन शहरों में उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि ग्रामीण स्तर पर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप आपने ये सब पॉइंट लिख लिया होगा इसी में, और इसी का ही सब पॉइंट आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद होता है इसके अलावा वो भी बता दिया है आपको, तो ये आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर आवधिक बाजार का जिक्र किया गया है। आवधिक बाजार के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं ये पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं करवाऊंगा। जिसे लगता है कि भाई हम आवधिक बाजार भूल जाएंगे वो नोट करके लिख सकता है, वरना जिसे पता है आवधिक बाजार क्या होता है, जिसे हाट कहते हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं, तो आप इसे ना ही लिखें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये नियमित बाजार नहीं होते हैं, और खास करके ग्रामीण स्तर पर लगते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रामीण स्तर पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पर डेली बाजार मेंटेन हो जाए, इसलिए वहाँ पर आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी कि एक सप्ताह की एक अवधि में बाजार लगाया जाता है जिसमें लोग अपनी जरूरी सामान जो है खरीद लेते हैं, ठीक है। और इनका दिन तय होता है, जो भी दिन हो, जो तारीख हो, उस तारीख को ये लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपनी स्थान बदलते रहते हैं, ये बात इनकी खास विशेषता होती है। तो जो व्यक्ति यहाँ लिखना चाह रहा है इसके बारे में, जिसे ऑलरेडी मालूम है ये कॉन्सेप्ट आवधिक बाजार वाला, वो इसे स्किप कर सकता है, और जिसे लगता है कि हम भूल जाएंगे या फिर हमें नहीं मालूम है वो लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें अंडरलाइन मैंने कर दी हैं, हाईलाइटेड हैं, वो उन लाइनों को आप लिख लेना जिसे लिखना हो तो, ठीक है। या आपके देखिए मैं यहाँ पर विकल्प इसलिए देता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं सर आप लिखवाते बहुत हैं। लिखवाना मुझे मेरी मजबूरी इसलिए है कि मैं एवरेज स्टूडेंट को लेके चलता हूँ यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर एवरेज से बहुत ऊपर हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर उन्हें दिक्कत होती है कि सर आप लिखवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर विभक्त किया गया है। व्यापार और वाणिज्य क्रियाओं को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर आप लिख लेना इस तरह से कि व्यापार और वाणिज्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं?
अब इसी में पहली सब हेडिंग आपकी डालेंगे अब यहाँ पर, ठीक है, फुटकर व्यापार। इसमें पहली सब हेडिंग डालेंगे फुटकर व्यापार। फुटकर क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जहाँ से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर कोई भी वस्तुओं से डायरेक्ट खरीद पाते हैं, तो ये क्या है, आपका फुटकर व्यापार है। अब ऑब्वियस सी बात आप सोचिए कि भाई कहीं स्टॉक की दुकान है, कहीं पर जो है होलसेल की दुकान है, पूरा स्टॉक रखा है। अब स्टॉक में से कार्टन खोलकर कोई किसी को एक बिस्किट या फिर एक ब्रेड का पैकेट थोड़ी निकाल के देगा, ठीक है। तो ये फिर बोला जाएगा होलसेल वाला, और जहाँ से ये सब चीज़ें फुटकर रूप में आपको एक एक चीज़ व्यक्त करके दे दी जाए, वो क्या होगा, रिटेलर के रूप में देखा जाएगा। तो ये फुटकर वाला वही है, तो आपने इसमें लिख लिया होगा। तो बताया गया है कि भाई फेरी वाले हैं आपके, जैसे फेरी वाले आप जानते हैं, जो आपका जो ठेले वगैरह पर चलते हैं, रेहड़ी यानी फेरी वाले हैं, साइकिल वगैरह पर चलते हैं जो लोग, रेहड़ी वाले हैं, ट्रक डोर टू डोर, द्वार से द्वार तक व्यापार करने वाले। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बैग वगैरह में सामान ले लेते हैं और डोर टू डोर जाके बेचते हैं सामान कि ये ले लो वो ले लो। डाक आदेश वगैरह हैं, आप ये सब जानते हैं, डाक आदेश यानी कि ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं। दूरभाष वगैरह है, स्वचालित बिक्री मशीनें। स्वचालित बिक्री मशीनों का मतलब ये है कि आजकल कुछ शहर हैं, शहरों में जो है आपके पेय पदार्थ वगैरह हैं या फिर कुछ और भी जो सामान है, उन्हें जो है आप टोकन डालते ही या पैसे डालते ही वो चीज़ आपको मिल जाती है। स्वचालित मशीनें वगैरह हैं। इंटरनेट पर कुछ सामान की फुटकर बिक्री होती है, तो वो सब ये है आपके फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब अगला बाजार है आपका थोक व्यापार। थोक व्यापार के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, सेकंड आपकी हेडिंग है इसमें। देखिए थोक व्यापार का गठन जो बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे बिचौलिए, सौदागर और जो पूर्ति घर होते हैं, इनके द्वारा होता है। यानी वास्तव में यहाँ पर जो बड़े बड़े जो आपके डीलर्स हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो सामान स्टॉक रखने की क्षमता रखते हैं, इनके द्वारा एक थोक व्यापार का सृजन होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिया का मतलब ये होता है कि जो सामान स्टॉक कर सकता है लंबे समय तक, और पूर्ति घर वगैरह इनके द्वारा होता है, ना कि फुटकर भंडार होना। फुटकर भंडार का मतलब ये है कि अगर आप ये समझ बैठे कि थोक व्यापार ये होगा कि कई सारे फुटकर वाले मिलकर बड़ा व्यापार बना लें, थोक व्यापार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोक व्यापार का कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ पर ये होता है कि जिनके पास बड़ी बड़ी गोदामें हैं, जिनके पास सामान रखने की क्षमता है और जो छोटे व्यक्तियों को सामान दे रहे हैं, वो थोक व्यापारी बोले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है थोक व्यापार की विशेषताएं कि थोक विक्रेता प्राय क्या करते हैं, फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यानी आप लोग जानते हैं रेहड़ी वाले हुए, ये सब हुए, इनके पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती है कि बहुत बड़ा सामान खरीद सकें। ये क्या करते हैं कि आज जो है आज मान लेते हैं हमारे ठेले से 10 पीस बिक जाएंगे किसी भी उत्पाद के, तो उसके हिसाब से 12 पीस ले आए वहाँ से, ठीक है। तो उस समय पैसा नहीं है, इन्हें लगता है शाम तक हम बेच देंगे तो हमें इसमें से 100 रुपये का मुनाफा जो निकलेगा, इसमें से 80 रुपये उन्हें चुकाने होंगे, 80 रुपये उन्हें चुका देंगे और 100 रुपये पे 20 रुपये हमें बच जाएंगे। तो ऐसे करके भी यहाँ पे उधार मिल जाता है इन्हें। कि यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर क्या करते हैं, थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। संचालन करने का रीज़न यही है कि फुटकर वाले के पास इतना पैसा नहीं होता है। काफ़ी बार क्या होता है, उधार कराते हैं, वहाँ पर कह देते हैं भाई जैसे ही हमारा सामान बिकेगा वैसे ही हम आपका चुका देंगे और अपना मुनाफा निकाल लेंगे। तो ये भी यहाँ पर होता है। तो आपने यहाँ पर फुटकर व्यापार और थोक व्यापार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है भंडारों पर और सामग्री। वैसे तो आपकी जो बिजनेस वाली बुक है क्लास 11th की, ठीक है, तो उस बुक का ये पार्ट है और यहाँ पर मैं इसे नोट डाउन नहीं करवाऊंगा, केवल समझा दूंगा। जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ वाली बुक है, जो कि हमारी यूपीएससी की बुक यानी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपके 11th-12th में जिसके बाद बिजनेस स्टडीज़ कोई पढ़ रहा हो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट है ये, यानी उपभोक्ता सहकारी समुदाय वाला कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों रखा है, किस उद्देश्य से रखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब लेकिन आ गया है तो हम स्किप नहीं करेंगे, बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सहकारी समुदाय वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, सहकारी जो कोऑपरेटिव जो है यहाँ पर, ये आप जानते हैं। अब देखिए इसमें दो तरह से होता है यहाँ पर भंडार, यहाँ पर बताया गया है दो तरह से होता है। एक तो विभागीय भंडार है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और दूसरा है श्रृंखला भंडार, यानी चैन स्टोर है। यानी कि ये आपका जो है ये चैन स्टोर वाला कॉन्सेप्ट है और ऊपर वाला जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर आर्मी की कैंटीन, ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया डिपार्टमेंटल स्टोर में आर्मी की जो कैंटीन है, इंडियन आर्मी की, उसका एग्जांपल ले लिया। आर्मी की कैंटीन अगर आप कहीं कैंटोनमेंट एरिया में जाएं और आर्मी की कैंटीन देखें तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए हैं उन्होंने कि भाई जो घरेलू सामान होते हैं आपके, ठीक है, तो उन सब सामानों के लिए एक अलग पूरा डिपार्टमेंट बना दिया है। वहाँ पर आपको विभिन्न कंपनियों के उत्पाद देखने को मिल जाएंगे। कपड़ों के लिए अलग बना दिया है उन्होंने,
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो है जो खाद्य सामग्री है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसका अलग बना दिया है, ठीक है। लिकर वगैरह जो है, शराब वगैरह है, उनका एक अलग होता है, यानी पूरा अलग होता है उनका डिपार्टमेंट, वहाँ पर आपको विभिन्न ब्रांड मिल जाएंगे। तो ऐसे करके जो है उन्होंने क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं और हर डिपार्टमेंट में एक एक इंचार्ज तय कर दिया है कि भाई आप फलाना आदमी उस डिपार्टमेंट पर बैठेगा, फलाना आदमी इस डिपार्टमेंट को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने का विकल्प मिल जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। चेन स्टोर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। चेन स्टोर में क्या होता है कि यहाँ पर व्यापारी होते हैं या फिर व्यापारिक फर्में जो होती हैं अपने किसी उत्पाद के स्टोर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे खुलवाते रहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपका स्पार्क्स है कंपनी, आपने सुनी होगी, ठीक है, जूते चप्पल वाली कंपनी है। तो आप देखते होंगे इसके अपने अपने स्टोर खुले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही कंपनी के, केवल सेम कंपनी के स्टोर जो उत्पाद देखने को मिलेंगे, अदर कंपनी के उत्पाद देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये अंतर ये है कि श्रृंखला भंडार पे हमारे सामने विकल्प सीमित होते हैं, जबकि डिपार्टमेंटल वाले पे विकल्प हमारे पास ज़्यादा होते हैं। केवल ये अंतर है दोनों में। वैसे तो इनमें बहुत सारे अंतर है अगर हम डीपली बताएं, लेकिन हम वही बात मैंने आपसे कह दी कि हम बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी जो है ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में बेसिक जो अवधारणा थी वो आपने अवगत कर ली, ये चेन स्टोर क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और बता देता हूँ। एक्चुअली इस चैप्टर के लिए कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर आप डिले कर देते हैं, वीडियो लेट हो जाता है। लेट होने का रीज़न ये है वीडियो का, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दे रखी हैं इन्होंने जिसके लिए मुझे इंग्लिश वाला जो वर्जन है इस किताब का वो पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि जो आपका इंग्लिश वाली बुक है वो पढ़नी पड़ती है, उसके बिना मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी पता नहीं किस हिसाब से हिंदी लिखी है वो पता ही नहीं चलती है। जब बाद में देखते हैं कि भाई इसका अर्थ ये है तब समझ में आता है इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ, हिंदी अर्थ ये लिखा है। तो यहाँ पर जैसे कुछ अभ्यर्थियों की समस्या वही होती है कि सर ये लिखा गया है, तो वही समस्या यहाँ पर भी है। यानी कि जो मेनली आपकी जो मोस्टली किताबें जो लिखी गई हैं, जो राइटरों ने आपकी एनसीईआरटी किताबें लिखी हैं, वो एनसीईआरटी की सब इंग्लिश वर्जन के रूप में ही लिखी गई हैं, ठीक है। अब इंग्लिश वर्जन का यहाँ पर आपको हिंदी करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी ये किताब जो है राइटर लिखने वाले सब इंग्लिश में ही है, यानी जिन जिन राइटर ने किताबें लिखी हैं वो सब अंग्रेजी में ही लिखी हैं। अब अंग्रेजी से हिंदी में करके यहाँ पर आपके सामने पढ़ाई जा रही किताबें ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हिंदी में कन्वर्ट करने वाले लोग हैं उन्हें भी कुछ चीज़ों का अर्थ जो है हिंदी में एक्यूरेट समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने वो उसे जो है उससे मिलता जुलता कोई अर्थ रखा है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे सार्थक नहीं हो रहा है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सार्थक नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ जगह कुछ लाइनों में आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका वीडियो थोड़ा डिले हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर बने, थोड़ा मेरी परेशानी को भी समझें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई कंटेंट ऐसा थोड़ी ना है कि वैसे उठा के आपको दे दूंगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं लेके चलता हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको एक सारगर्भित रूप में समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि केवल हम टाइम पास कर रहे हैं, स्किप करते जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। कंटेंट पूरा कवर होगा, मैं ये कोशिश पूरी कर रहा हूँ क्लास 12th वाली बुक भी आपकी एक मंथ के अंदर कवर हो जाए। यानी ये तो लगभग कवर होने के कगार पर ही है, इसमें 4 से 5 दिन और लगेंगे यहाँ पर इस किताब में, और ये कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम सेवाओं में अगली सेवा जो आपकी है ये परिवहन सेवाओं में आ जाते हैं। यानी अगली सेकंड हेडिंग आपकी जो पड़ेगी ये आपकी परिवहन सेवाएं हैं। देखिए यहाँ पर परिवहन के बारे में वही बताया गया है कि भाई परिवहन एक ऐसी सेवा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यानी यहाँ पर हम तो या किसी व्यक्ति को ले जा सकते हैं, या फिर जो विनिर्मित माल है या फिर कोई संपत्ति है इसको भौतिक रूप में उठाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये परिवहन है। अब देखिए परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन के साधनों के बारे में आप जानते हैं कि परिवहन के साधनों का विकास होने की वजह से जो संचार क्रांति है हमारी, परिवहन क्रांति, उसमें एक बड़ी क्रांति आई है। और परिवहन के साधन सुगम होने की वजह से क्या है, लोग द्रुत गति से अपना उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सक्षम हो पाए हैं, यानी व्यापार भी बढ़ा है इससे। तो परिवहन को हम कैसे नापते हैं वो बताया गया है कि परिवहन की हम यहाँ पर परिवहन का जो मूल्यांकन है, परिवहन को हम कैसे मापते हैं, तो यहाँ बताया गया परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी में यानी कि लंबाई के रूप में, ठीक है, या फिर समय दूरी और लागत दूरी, यानी कि समय का मतलब यानी परिवहन को कैसे नाप रहे हैं, या तो किलोमीटर में, यानी हमने मान लिया 1000 किलोमीटर का कोई रूट है तो ये समय दूरी यानी ये किलोमीटर दूरी हो गई। अब हमने मान लिया 1000 किलोमीटर हमें दूरी तय करने में हमारे ट्रक को 2 दिन का समय लग जाएगा, तो ये क्या है, समय दूरी हो गई। अब 2 दिन में हमने जो निकाल लिया कि भाई हमारा 1000 किलोमीटर हम चल कर जाएंगे, ड्राइवर होगा हमारे ट्रक में, कंडक्टर होगा, सबका खर्चा मिलाकर इतना आएगा, 20,000 25,000 जो भी खर्चा आएगा, तो वो हमारी क्या है, वो लागत दूरी है। तो ऐसे करके परिवहन की दूरी को हम ऐसे मापते हैं, मेजर करते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ लिखने ना आप कि परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। ये आपने
लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब परिवहन के बारे में ही आगे बताया गया है कि परिवहन में जैसे बहुत सारी जो सेवाएं होती हैं, बहुत सारे परिवहन के पथ होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, परिवहन की व्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो मिलकर एक जाल तंत्र बना लेती हैं, परिवहन का जाल तंत्र विकसित कर लेती हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है, आपने नोड वर्ड सुना होगा, नोड कि नोड क्या होता है। इस नोड पे हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भाई दो अथवा अधिक मार्गों का एक संधि स्थल या फिर एक उद्गम बिंदु या फिर एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा जो पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे नोड कहा जाता है। वो नोड होता है, यानी जो आइडेंटिफाइड जो चिन्ह हो। यहाँ पर हमें लगता है, मान लीजिए कि जो हमारा जो है या तो संधि स्थल है कि भाई ये जोड़ने वाला स्थान है, ठीक है, या फिर एक उद्गम बिंदु है, यहाँ से यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, तो वो मेन स्थान जो होगा वो नोड कहलाएगा। मान लेते हैं कोई हमारे लिए नोड दिल्ली मान सकते हैं कि भाई दिल्ली, ये दिल्ली जो है हमारे लिए, यहाँ पे मैं तो या तो पहुँचना है गंतव्य के रूप में, या फिर दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करनी है हमें, या फिर दिल्ली जो है किन्हीं दो जगहों के मध्य, किसी दो राज्यों के मध्य पड़ रहा है, तो ये दिल्ली जो है वो नोड कहलाएगा। फिर अब बताया गया है कि भाई प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को, यानी मान लीजिए दो महत्वपूर्ण स्थानों को या फिर जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, योजक कहलाती है। योजक का मतलब जोड़। तो ये प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ रही है वो क्या कहलाएगी, वो योजक कहलाती है। ये सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं परिवहन की मांग, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, अगर परिवहन की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो यहाँ पर आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है, यानी हमारी जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, यही सबसे बड़ा कारक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम डेली नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें, और परिवहन को और विकसित करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले रेल थी, रेल यानी कि पहले क्या था, जो आपकी जो भाप से चलने वाले इंजन थे, भाप की जगह पर डीजल इंजन आए, फिर आपके इलेक्ट्रिक इंजन आए, अब उसमें भी क्रांति हुई। फिर ब्रॉड गेज चला, ब्रॉड गेज का मतलब बड़ी वाली लाइन जो चलने लगी। फिर उसमें जो है यहाँ पर अब बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, सुपर फास्ट ट्रेनों की बात हो रही है। अब हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट आ गया। हाइपर लूप आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप देख लेना हाइपर लूप को क्या है। ये हाइपर लूप के जरिए जो है यहाँ पर और द्रुत गति से, यानी एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है किसी सामान को रखकर भेजा जाएगा, और ये जो सामान है लगभग 700 या 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर इसमें जो है मूव होगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम जो है हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही वैसे हम परिवहन के साधनों को और विकसित बनाते जा रहे हैं और यहाँ पर इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है परिवहन, यानी कि जनसंख्या की मांग कैसी है। जनसंख्या की मांग अब ज़्यादा होगी तो परिवहन के साधन और यहाँ पर विकसित होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, चौथा पॉइंट, अभी हमने यहाँ पर आपको जो चार्ट दिखाया था, टेबल दिखाई दी, टेबल के अकॉर्डिंग आपने देखा था परिवहन के साधन तंत्रों में आपने 4 तरह के साधन तंत्र वहाँ पे थे। रेल जाल तंत्र था, सड़क जाल तंत्र था, जल और वायु तंत्र शामिल था। वही आपको लिखना है। यहाँ लिखना है चौथे पॉइंट में कि परिवहन के साधन तंत्रों में रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल एवं वायु तंत्र शामिल हैं। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो ये तो आपने परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में देख लिया। अब अगली हेडिंग है आपकी सेवाओं में संचार सेवाएं, यानी कम्युनिकेशन जो है आपका, इसके बारे में है। देखिए, संचार का मतलब है कम्युनिकेट, यानी जोड़ना, यानी हम अपना जो अपना तार है या अपने संबंध किसी से स्थापित कर पा रहे हैं, तो वो संचार सेवाएं हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो पहले जो क्या था, पहले आपको पता होगा, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले जो है संचार के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे। धीरे धीरे करके जो है मानव ने लिपि वगैरह का विकास किया, शब्दों संदेशों का विकास किया, तो फिर ऐसे करके संचार सेवाओं का यहाँ पर एक उत्पत्ति होती है। संचार सेवाओं की जरूरत महसूस हुई गई, यानी कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने जैसे जैसे जो अपना लिपि विकसित की, यानी लिखने पढ़ने की भाषा विकसित की, तो वैसे वैसे संचार के साधनों की जरूरत भी पड़ी। और धीरे से यहाँ पे जब परिवहन के साधन विकसित हो गए तो संचार साधनों की स्पीड और यहाँ पर द्रुत हो गई और फास्ट हो गई। तो यहाँ पर आप वही पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। अब देखिए, बताया गया है कि भाई लेखन के आविष्कार ने, यहाँ पे लिखने पढ़ने लिपि के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया, यानी एक जगह रिकॉर्ड किया, ताम्रपत्रों पर या तमाम जगहों पर जहाँ पर किए, और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की।
यानी कि जो लिपि के विकास ने क्या हुआ, यानी लेखन के विकास ने संदेशों को संरक्षित किया एक जगह, और संचार को परिवहन के साधन यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को पहुंचा रहे थे, ठीक है, तो इन पर निर्भर कर दिया। यानी वास्तव में जो संचार है वो परिवहन के बिना अपूर्ण है, यानी संचार बिना ट्रैवल के बिना अपूर्ण है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना अपूर्ण है। तो आपने देखा होगा पहले लोग हाथी वगैरह, पशु वगैरह, ठीक है, इन सब के जरिए जो है करते थे। फिर समय के साथ साथ परिवर्तन आया। अब क्या है, अब लोग तमाम जो मॉडर्न आपने साधन पढ़े चौथे नंबर पर, वो सब साधन अब आ गए हैं इसमें, ठीक है, वायु वाले, जल वाले, सड़क वाले, ठीक है, तो वो सब आ गए हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिवहन बताया गया है कि भाई परिवहन के जो जितने सारे रूप हैं उन्हें संचार पथ कहा जाता है। संचार पथ इसलिए कहा जाता है कि भाई परिवहन ने ही जो है संचार, यानी परिवहन ने ही संचार स्थापित करने में एक महती भूमिका निभाई है, तो इसीलिए इन्हें जो है संचार पथ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ पर संचार का फैलाव भी सरल होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे संचार यानी जैसे जैसे क्रांति आती गई है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैसे वैसे जैसे आपके मोबाइल, दूरभाष, उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने जो है संचार को यहाँ से परिवहन से आपको मुक्त कर दिया है। यानी पहले क्या था, पहले हम लोग पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे, परिवहन पर डिपेंड थे। यानी हमारी जो कम्युनिकेशन था, हमारा संचार जो था, संचार प्रणाली पूरी तरह से परिवहन पर डिपेंड थी। जैसे जो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के विकास के अनुरूप यहाँ पर जैसे जैसे तमाम तरह के साधन विकसित हुए, मोबाइल वगैरह, दूरभाष यानी लैंडलाइन वगैरह ये सब विकसित हुए, तो वैसे वैसे हम लोग जो है परिवहन पर पहले डिपेंड जो होते वो अब डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई। यानी हमारे संदेश अब स्वतंत्र रूप से डिजिटल रूप से यानी कि जो आपके तार संदेश के रूप में या फिर लैंडलाइन के रूप में अब संदेश हमारे पहुँच पा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही दूरसंचार के बारे में बताया गया है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। तो दूरसंचार जो प्रौद्योगिकी जो है, ये सब प्रौद्योगिकी कहाँ से आई है, ये विद्युतीय प्रौद्योगिकी है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से तो चल रहा है ये दूरसंचार वाला। तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप थर्ड पॉइंट, दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। यानी जैसे जैसे आपकी विद्युत प्रौद्योगिकी विकसित हुई वैसे वैसे दूरसंचार के साधन भी विकसित हुए। तो आपने देखा होगा कि पहले वाला जो संदेश था हमें भेजने में काफ़ी समय लगता था, अब हमारे सामने जो है बहुत चंद सेकंडों में, यानी हम यहाँ पर कोई मैसेज टाइप करते हैं, किसी के सामने, किसी के पास हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति है उसके पास मैसेज पहुँच जाता है। तो हमने अब ऐसा तंत्र विकसित किया है। तो ये सब बातें आप जानते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं जनसंचार माध्यमों की। तो आपके ऐसे माध्यम जो एक बड़ी ऑडियंस को यहाँ पर हैंडल करते हैं, बड़ी ऑडियंस तक अपनी पहुँच बनाए रखते हैं, उन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो यहाँ पर रेडियो, दूरदर्शन और या फिर समाचार, चित्रों या दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें हम जनसंचार का माध्यम इन्हें कहा जाता है। ये लिख लेना आप, ठीक है। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर संचार जो है प्रणाली वो आपने जान ली। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, यानी हम जो अपना जो संदेश है, अपना मैसेज है किसी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में आपने जान लिया। आपने ये भी देखा कि पहले किसके समय में हम किस तरह से जो है परिवहन पर डिपेंड थे अपने संदेश पहुंचाने के लिए। यानी जैसे जैसे परिवहन होगा तभी हमारा संदेश पहुंचेगा। लेकिन समय के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, यानी जैसे जैसे आपने देखा होगा विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकसित हुई, आपके टेलीविजन वगैरह, आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले उपकरण वगैरह ये सब विकसित बने। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से हमारा जो मैसेज जो हम पहुँचा रहे थे, संदेश जो पहुँचा रहे थे, क्योंकि परिवहन पर डिपेंड था, अब स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुंचने लगा, ठीक है। तो और आपने ये भी देखा कि धीरे धीरे करके इंटरनेट की क्रांति भी आई है। ये सब बातें आप जानते हैं इंटरनेट वगैरह के बारे में। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि इस पर लिखवाने के लिए बहुत सारी लाइनें हैं और इनके बारे में आप अपने आप भी लिख सकते हैं बहुत सारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो है चौथा पॉइंट आपका जो है यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप में, ये है सेवाएं, सर्विसेस। अब देखिए यहाँ पर सेवाओं की बात की जाए तो सेवाओं के बारे में आप जानते हैं कि सेवाएं जो होती हैं ये विभिन्न स्तरों पर यानी डिफरेंट लेवल पर पाई जाती हैं। जैसे बताया गया है कुछ सेवाएं उद्योगों के लिए होती हैं, यानी कुछ सेवाएं क्या होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनमें हो रही हैं। कुछ सेवाएं जो होती हैं केवल लोगों के लिए होती हैं और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों के लिए होती हैं। जैसे परिवहन तंत्र है, परिवहन तंत्र उद्योगों के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। अब जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में वहाँ पर फैक्ट्री को संचालित करने के लिए सुबह शाम जो है 8 से 10 की, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक की शिफ्ट चलती है। उस शिफ्ट के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। अब शहर से कर्मचारी लाने के लिए यहाँ पर बस वगैरह लगाई गई है। तो बस क्या कर रही है, बस एक तो कर्मचारियों को लेकर जा रही है यहाँ पर, यानी कर्मचारियों को अपने रोजगार स्थल तक पहुँचा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर उद्योग भी कहीं ना कहीं बस पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है,
मैंने कि भाई अगर ये कर्मचारी नहीं आएंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो वही बात बताया गया कि भाई कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो लोगों को और उद्योग दोनों को फायदा पहुंचा रही हैं, वो आपका परिवहन तंत्र हुआ है। तो आपने पहला पॉइंट ये लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेवाएं यहाँ पर बताया गया है, सेवाओं में स्तरीकरण किया गया है कि कुछ आपकी लो लेवल की सेवाएं होती हैं, कुछ अच्छी लेवल की सेवाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लो लेवल की सेवाएं हैं, जैसे निम्न स्तरीय सेवाओं में आपकी यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखेंगे आप पहला सब पॉइंट करके कि कुछ सेवाएं उद्योग यानी कुछ सेवाएं उद्योगों को, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट कर लेना, सॉरी यहाँ पे पहला सब पॉइंट हटा देना, सेकंड पॉइंट कर लेना, पहले का पहला सब पॉइंट वाला लिख लेना। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यहाँ स्किप कर दिया है, वो मैं यहाँ पे लिखवा रहा था, मैंने अपने जो नोट्स बनाए उसमें स्किप कर दिया है पॉइंट वो। जैसे यहाँ पर तो बताया गया कि निम्न स्तरीय सेवाएं, उच्च स्तरीय सेवाएं, निम्न स्तर में जैसे पंसारी की दुकान है, नाई है, धोबी है, निम्न स्तर की सेवाएं, उच्च स्तर में लेखाकार, परामर्श, ये सब आ जाती है, बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेवाओं की अगर हम बात करें तो कुछ सेवाएं यहाँ पर आप जानते हैं जिनमें हमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कुछ में मानसिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर वही एग्जाम्पल हम लिखवाने वाला था मैं, तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर इसमें कि कुछ लोग सेवाओं में शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे माली, धोबी और नाई इत्यादि। क्या है ये शारीरिक श्रम करने वाले सेवाकार हैं, ठीक है। वहीं सेकंड का सब पॉइंट कि कुछ लोग मानसिक श्रम करते हैं, जैसे अध्यापक हुआ, वकील हुआ, चिकित्सक हुआ, संगीतकार हुआ, ये इत्यादि कैसे लोग हैं, ये मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि भाई इसमें भी सेवाओं में भी दो तरह से श्रम हो रहा है, एक शारीरिक रूप में हो रहा है, यानी लोग अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, और कुछ लोग जो है मानसिक रूप से मेहनत कर रहे हैं। स्तर भी है इसमें सेवाओं में, यानी उच्च लेवल की सेवाएं हैं, लो लेवल की सेवाएं हैं, यानी यहाँ पर भी कह सकते हैं जो माली, धोबी, नाई वाली सेवाएं जो है लो स्तर की, निम्न स्तर की सेवाएं हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक वाली सेवाएं जो हैं वो उच्च स्तर की सेवाएं हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो वो आपने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर अब देखिए यहाँ बताया गया है कि आज के समय में, आज के परिवेश में कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सरकार को पूरा करना, सरकार की यहाँ पर जो है जिम्मेदारी बन गई है, यानी कुछ सेवाओं की पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिन्हें सरकार को पूरा करना ही करना है, हर हाल में सरकार के ही ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वही बताया गया है कि भाई अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। जैसे नियमित में आपकी बताई गई है महामार्गों और सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, रखरखाव, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की आपूर्ति। तो ये सब ऐसी सेवाएं हो गई हैं, इनका पर्यवेक्षण और निष्पादन जो है या तो सरकारें करेंगी या फिर सरकार कंपनियों वगैरह के द्वारा करवाएंगी, यानी ये सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुनियादी सेवाओं में आ जाती हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी राष्ट्र की सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाए, यानी बेहतर आधारभूत सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं वो सब उपलब्ध करवाए। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आधारभूत सुविधाओं के तहत आ जाती हैं, और ये अब नियमित सेवाओं के रूप में सरकार को पूरा करवाना सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। तो यहाँ पर आपने थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, जो अंडरलाइन मैंने किया है वही लिख लेना है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ दायित्व राज्यों पर भी सौंपे गए हैं, राज्यों को भी वो सेवाएं नियमित रूप में पूरी करनी है। राज्य और संविधान ने जैसे परिवहन हुआ, दूरसंचार हुआ, ऊर्जा और जलापूर्ति, ये जैसी सेवाएं हैं, और विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए, यानी कि जो आपके मार्केट वगैरह हैं इनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तमाम निगम बना दिए हैं, यानी इन्होंने निगमों की स्थापना कर दी है जिनके जरिए ये सब सेवाएं पूरी हो पा रही हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा, निगमों की स्थापना की है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सेवाएं जो होती हैं यहाँ पर वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ सेवाएं यहाँ पर व्यावसायिक सेवाओं में आ जाती हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है स्वास्थ्य की देखभाल है, अभियांत्रिकी है, विधि और प्रबंधन व्यवसाय की, ये व्यावसायिक सेवाएं हैं। व्यवसायिक का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं ये पूरा इनका एक प्रोसीजर, यानी कि एक पूरा एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़कर आए हैं, सिस्टमेटिक रूप से उन्होंने ज्ञान लिया है, उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही, जैसे आपने ऊपर देखा हुआ शारीरिक श्रम वाले जो व्यक्ति हैं वो ऐसे ही अपना करने लग गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा एक ट्रेनिंग लेकर आए हैं, पूरा इन्होंने पूरा एक ज्ञान अर्जित किया है उस सेवा को करने के लिए। ठीक है, तो ये व्यावसायिक सेवाओं में आ जाती हैं, यानी पेशेवर सेवाओं में आ जाती हैं ये आपकी। अब बताया गया है यहाँ पर अगला पॉइंट मनोरंजनात्मक, यानी एंटरटेनमेंट वाली, प्रमोद वाली। देखिए
प्रमोद वाली जो है रिक्रिएशनल या फिर आनंद, यानी प्रमोद का मतलब होता है आमोद प्रमोद, आपने वर्ड सुना होगा आमोद या प्रमोद। इसका मतलब ये होता है आनंद की अनुभूति करने वाला या फिर जो आनंद आने वाला जो है, ठीक है। आमोद हुआ, प्रमोद हुआ, तो ये वही है जिसे हम रिक्रिएशनल बोलते हैं, रिक्रिएशनल। तो ये जो मनोरंजनात्मक हैं या फिर प्रमोद की सेवाएं हैं, तो इनकी स्थिति बाजार पर निर्भर करती है, यानी कैसा जनता चाह रही है। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम आपके लिए, मान लेते हैं एक विलेज है, एक ग्रामीण स्तर का विलेज है। अब विलेज यानी कि रूरल, यानी विलेज से मतलब यहाँ पर ये रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया में ऑब्वियसली बात है, लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। आमदनी जिस हिसाब से कम होती है उसी हिसाब से लोगों के खर्चे भी होते हैं। अब भाई एक ग्रामीण स्तर का परिवेश का आदमी और जिसके पास महीने में मान ली 5,000 रुपये कमा रहा है, अब उससे कह दिया जाए कि भाई 500 रुपये का टिकट लेकर आप एक थिएटर में मूवी दिखाइए, मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखाइए, क्या वो देखने जाएगा? नहीं देखने जाएगा। तो ये आपकी जो कुछ सेवाएं आपकी देख रहे हैं मनोरंजन वाली हैं या फिर प्रमोद वाली यानी आनंद की अनुभूति करवाने वाली सेवाएं, ये वहीं चलती हैं जहाँ पर इनकी बाजार होता है, जहाँ पर इन्हें लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि अर्बन एरिया में आपने देखा होगा लोग विलासतापूर्ण होते हैं, लोग इन सब सेवाओं का आनंद भी लेते हैं, लेकिन क्या ग्रामीण स्तर पर पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल नहीं है। तो वही बताया गया है कि मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इनकी स्थिति जो है वो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो है, ठीक है, इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर निकट हो सकती है। यानी कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का मतलब ये है कि मेन मार्केट या फिर पूरा कोई यहाँ पर पूरा व्यापार का संचालन होता हो, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ होती हो, तो वहीं पर इस तरह की सेवाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तभी तो ये आपने देखा होगा मल्टीप्लेक्स वगैरह में, आपने देखा होगा मनोरंजन के साधन होते हैं, स्पा वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की सेवाएँ आपको बड़े बड़े बाजारों में देखने को मिलेंगी। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा, ये 5वें पॉइंट के रूप में, 5वां पॉइंट था आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई देखिए यहाँ पर ऊपर जो पॉइंट कहा गया है कि दैनिक जीवन में आपकी कुछ व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के लिए तमाम से लोग जो होते हैं, कामगार होते हैं, रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करके शहरों में आ जाते हैं और शहरों में ये अकुशल रूप में होते हैं। अकुशल का मतलब ये है कोई ट्रेनिंग नहीं है इनके पास, तो और व्यवसायिक सेवाएं दे रहे हैं, समझे। तो इनमें कौन कौन लोग आते हैं? तो 6वां पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे व्यक्तिगत सेवाओं के लिए मोची, गृहपाल, खानसामा। गृहपाल का मतलब ये है हाउसकीपर, खानसामा का मतलब ये है कुक यानी खाना बनाने वाला, माली। तो ये इन जैसे लोग क्या क्या किसमें घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कम भुगतान इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई इन्होंने विशिष्ट ज्ञान अर्जित नहीं किया है, ठीक है, इसलिए इन्हें कम यहाँ पर भुगतान किया जाता है। और ये जो वर्ग बोला जाता है असंगठित वर्ग बोला जाता है। संगठित असंगठित के बारे में हम पहली क्लास 9-10 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 9-10 का हमने जो इकोनॉमी पढ़ाई थी वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। संगठित रोजगार के क्षेत्रक और असंगठित रोजगार के क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं। असंगठित वे होते हैं जहाँ पर रोजगार में संलग्न है उस रोजगार की श्योरिटी नहीं होती है, यानी रोजगार की नियतता नहीं होती है, निश्चिंत जो है हम यहाँ पर एक बेफिक्र होकर रोजगार नहीं कर पाते हैं कि जब चाहे हमें कोई यहाँ से निकाल देगा, ना ही हमारी कोई जीवन की सुरक्षा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि एक नियत रोजगार में ये होता है जीवन की सुरक्षा भी होती है, पूरा पेंशन वगैरह पूरा प्रावधान होता है, बीमा वगैरह भी मिलता है, सब कुछ होता है, जॉब की सिक्योरिटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पर जब चाहें मालिक की मर्जी है, जब तक रखें नहीं तो निकाल सकते हैं बाहर। तो ये सब असंगठित में माने जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर और है। ऐसा ही एक उदाहरण मुंबई का डब्बा वाला सेवा वाला है। डब्बा वाला सेवा में लगभग 2.25 लाख के करीब यहाँ पर उपभोक्ता हैं और 2.25 लाख उपभोक्ताओं पर लगभग यानी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिब्बे वाले लोग हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में डिब्बा सप्लाई जो होती है, खाना वगैरह की आपूर्ति होती है, तो वो भी जो डिब्बे वाले हैं वो भी आपकी तृतीयक सेवा में ही आ जाते हैं और वो भी असंगठित वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर सेवाओं के बारे में जिक्र कर लिया और सेवाओं के बारे में देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है यहाँ पर कि भाई तृतीयक क्रियाकलाप में कितने लोग संलग्न हैं, वास्तविक संख्या कितनी है। देखिए अगर हम बात करें तो तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में आपको पहले ही मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि यहाँ पर वही लोग संलग्न हैं जो उच्च ज्ञान रखते हैं, उच्च ज्ञान, उच्च दक्षता या फिर जिनके पास विशिष्ट प्रौद्योगिकी ज्ञान या तकनीकी ज्ञान है।
तो वही लोग इस तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, सभी लोग नहीं आएंगे। अब देखिए, अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते हैं वो लोग यहाँ पर अच्छी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाले भी हैं तो उनके सामने रोजगार की समस्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ पर मोस्टली जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी वो प्राथमिक सेक्टर में और द्वितीयक सेक्टर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही कम जनसंख्या जो है, ऐसी कम जनसंख्या है जो तृतीयक सेक्टर में संलग्न है। यानी हमारे यहाँ अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें, जनसंख्या के प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ एक बहुत छोटा प्रतिशत, यानी बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो तृतीयक सेक्टर में है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, अगली हेडिंग आप डाल लेना। यहाँ पे बताया गया है कि भाई अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि आपके अल्प विकसित देशों में ओनली 10% से भी कम लोग इन सेवा क्षेत्रों में लगे हैं। अकेले यूएसए की बात यहाँ बताई गई है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात बताई गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी जो हैं वो सेवाओं में संलग्न हैं। आप समझ सकते हैं कि यूएसए में 75% से अधिक लोग जो हैं यहाँ पर संलग्न हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारत का मूल्यांकन तो नहीं किया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह चीज़ें बताई गई हैं जो कि पर्यटन में आती हैं, जो कि सेवा क्षेत्र में आती हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि यहाँ पर ऐसे क्रियाकलाप बताए गए हैं जिनमें कुछ सेवा क्षेत्र के रूप में जो है क्रियाकलाप यहाँ पर चल रहे हैं। इसी में आपका एक है पर्यटन, ये पर्यटन वाला क्रियाकलाप जिसमें लोग रोजगार में संलग्न हैं, ये सबसे बड़ा जो माना जाता है, यानी ये सबसे बड़ा सेक्टर सेवा सेक्टर माना जाता है, जो कि विश्व भर में हर जगह फल फूल रहा है। तो यहाँ पर आप इसी में ही आप हेडिंग डालेंगे, इसी में ही ऐसे करके पर्यटन। देखिए, पर्यटन के बारे में आप जानते हैं, पर्यटन यानी आप टूरिज्म जो है वो आप जानते हैं, ये टूरिज्म होता क्या है, लोग करते क्यों हैं, ये बात आप अच्छे से पता है कि भाई लोग आनंद की अनुभूति के लिए टूरिज्म करते हैं। यानी लोग जब चाहते हैं कि उनका मनोरंजन हो, उनका जो है यहाँ पर मन बहल जाए या फिर उनका मन जो है प्रसन्न हो जाए, इसके लिए टूरिज्म यानी टूरिस्ट के रूप में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, जो मनोहारी स्थान होते हैं उन्हें देखते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पर्यटन क्या है, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद का मतलब वही है आनंद की अनुभूति, इसके लिए यहाँ पर ये की जाती है। अगर यहाँ पर बात करें संपूर्ण विश्व में, यहाँ पे वही बताया गया है कि भाई कुल पंजीकृत रोजगारों में और कुल राजस्व में, यानी अगर संपूर्ण विश्व का राजस्व देखें, जीडीपी सभी देशों का मिला के देखें तो जीडीपी का 40% जो है वो आपका पर्यटन से आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रोजगार है, यानी यहाँ पर बताया गया कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर बताया गया है तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न हैं, यानी इतने बड़ी संख्या में लोग संलग्न भी हैं। तृतीय क्रियाकलाप के लोगों की अगर प्रतिशत निकालें, पूरा हम संख्या देखें तो उन सब संख्या में तृतीय क्रियाकलाप में जितने लोग कार्य करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा रेशियो इसी का ही है, किसका, पर्यटन का है, ये पर्यटन में लगे हुए लोगों का ही है। तो यहाँ पर आपने सेकेंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए, पर्यटन से आप लोग जानते हैं कि पर्यटन से कोई एक को रोजगार नहीं मिलता है, पर्यटन से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करते जाते हैं किन किन को रोजगार मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने घर से पर्यटन के लिए निकले, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि हम जो है यूके जाएंगे, यानी उत्तराखंड जाएंगे, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड ही चलेंगे, यहाँ पर हरिद्वार चलते हैं, ठीक है। तो भाई अपने घर से जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ सेवा यानी कि परिवहन का कोई साधन तो यूज करेंगे, चाहे अपनी निजी वाहन यूज करें या फिर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज करें या फिर रेलवे वगैरह यूज करें, कुछ तो यूज करेंगे। आप उनमें जाएंगे, अब उनमें जब बैठेंगे ऑब्वियस सी बात है आप जब इतना लंबा सफर तय करेंगे तो वहाँ पर आप कुछ रास्ते में खाएंगे पियेंगे भी, तो आप ऑब्वियस सी बात है उन लोगों का भी रोजगार चलेगा, यानी जो लोग वेंडर वगैरह हैं जो आपको सामान वगैरह सप्लाई करेंगे तो उन्हें भी आप कुछ पैसे चुकाएंगे, यानी उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। अब आप वहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, अपना उत्तराखंड पहुँच गए, आप उत्तराखंड पहुँचने के बाद वहाँ पर आप रुकेंगे, वहाँ पर रुकने के लिए होटल वगैरह लॉज वगैरह कुछ भी तलाश करेंगे, वहाँ पर उसे रोजगार मिलेगा। वहाँ पर भी जब आप घूमेंगे यानी वहाँ पर आप जो आपके साधन हैं यानी परिवहन के साधन उनका इस्तेमाल करते हुए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसके अलावा कुछ सामान भी खरीदेंगे, हो सकता है धार्मिक स्थान है तो तमाम फूल मालाएं वगैरह जो हैं या फिर और प्रकार के चित्र वगैरह ये सब खरीदेंगे, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये तो होगी धार्मिक स्थान की बात। और वहीं बात कर लें कोई हेरिटेज यानी कोई ऐसा स्थान है ऐतिहासिक पैलेस है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आप ऑब्वियसली बात है टूरिस्ट गाइड वगैरह जो है उसे पिक यानी उसे हायर करेंगे ताकि वो आप उसका इतिहास जान सकें। आपने देखा होगा अक्सर राजस्थान वगैरह के अगर किले वगैरह देखने जाएं तो हर जगह आपको जो गाइड देखने को मिल जाएंगे, टूरिस्ट गाइड, आप उन्हें हायर कर लेती हैं 400 रुपये 500 रुपये में, वो आपको बता देते हैं कि भाई ये किले को पूरा घुमा देते हैं कि भाई इसका ये इतिहास है, ये हुआ यहाँ पर, ये हुआ, ये होता था यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ पर सभी को रोजगार मिल रहा है। तो
तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई परिवहन बोल रहा हूँ, पर्यटन क्षेत्र जो है, पर्यटन क्षेत्र से किसी एक को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है, सभी को रोजगार मिलता है। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर आप जो आपके हेरिटेज हैं, यानी जो आपके भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में जो चीज़ें आ रही हैं, उन सभी पे टैक्स लगता है। यानी जहाँ भी आप जाते हैं, ताजमहल पे जाते हैं, लाल किला पर जाएं, दिल्ली वाले लाल किला पर जाएं, या फिर कहीं पर भी जाएं, तो वहाँ पर आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है, रसीद कटवानी पड़ती है, जो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। गवर्नमेंट इसलिए लेती है ताकि उस स्थान का वो रख रखाव कर सके, यानी उस स्थान का मेंटेनेंस कर सके, वहाँ का स्टाफ वगैरह नियुक्त कर सके, ताकि वहाँ पर गंदगी वगैरह ना हो, इसलिए पैसा लेती है। तो वो पैसा आप जानते हैं, अगर भारतीय टूरिस्ट होते हैं तो भारतीय टूरिस्ट पे कम लिया जाता है, जबकि विदेशी जो होते हैं, विदेशी पे धनराशि वो ज़्यादा ली जाती है। उसका रीजन भी मैंने बताया था इकोनॉमी में। विदेशी धनराशि आपने देखा होगा, विदेशी से धनराशि 500 से या 600 रुपये ली जाती है। ये क्यों ली जाती है? ये इसलिए लिया जाता है कि उसके अगर मुद्रा में देखें, अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर के हिसाब से ये मात्र $10 से कम की राशि है। $10 से कम की राशि, यानी कि अमेरिका के नागरिक के लिए एक बहुत ही आम बात है। यानी अमेरिका जैसे हमारे यहाँ के लिए 25 से 30 रुपये का टिकट है, आम बात है, वैसे ही वहाँ के नागरिक के लिए ये $10 का टिकट एक नॉर्मल बात है, इसलिए ये रखी गई है। ठीक है, इसलिए ये महंगा रखा गया है। दूसरी बात इससे ये हो रहा है कि भाई सरकार को भी आमदनी मिल रही है यहाँ पर, और वो भी आएगा तो यहाँ पर वो भी रोजगार बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये पर्यटन जो है इस वजह से एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र बन गया है सेवा क्षेत्रक में, यानी पर्यटन पूरी तरह से सेवा क्षेत्रक पर ही डिपेंड है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई पर्यटन अवसंरचना से किन्हें किन्हें लाभ हो रहा है। थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योगों, यानी स्मारक इन सबको पोषित करता है। शिल्प उद्योग का मतलब ये है कि आप जो हेरिटेज वगैरह देखने के जाते हैं, वहाँ पर आप उनका टिकट वगैरह देते हैं, तो उन सब से उन्हें रखरखाव का जो है खर्चा निकल के आता है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें इनसे होती हैं। इसके अलावा जो पर्यटन है, पर्यटन एक तो हो गया, ये आपने देख लिया। आप जो स्थान वगैरह हैं या फिर किले वगैरह वो देखने जाते हैं, वो तो है ही है। कुछ जगह पर्यटन जो होता है ऋतु के अकॉर्डिंग होता है, ऋतु पर्यटन होता है। जैसे आप अगर बात करें तो आपका जो कुल्लू मनाली वाला है, हिमाचल जो लोग जाते हैं, हिमाचल में आप जानते होंगे कि जो बर्फबारी का आनंद लेने जाते हैं लोग। आपने देखा होगा कि भारत के विभिन्न कोनों से लोग हिमाचल प्रदेश में इसलिए जाते हैं सर्दियों के सीजन में कि हम बर्फबारी का आनंद लेंगे। जो बर्फ पड़ती है उन्हें देखने जाना होता है कि भाई बर्फ कैसे पड़ती है। तो ये जो इस तरह का जो पर्यटन होता है वो ऋतुनिष्ठ होता है, यानी ऋतुओं के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। लेकिन किंतु कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं यहाँ पे पर्यटन वर्ष पर्यंत होता है। जैसे आपका ताजमहल हुआ, ताजमहल में पर्यटन पूरे साल होता है, जबकि कुछ जगहों पे पर्यटन क्या होता है, एक चुनिंदा मौसम में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ हुआ, आपका केदारनाथ के अलावा आप अगर देख सकते हैं जो आपका जो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नाम तो याद है लेकिन नहीं अभी जो है कह सकते हैं लैंग्वेज में जवान पे नहीं आ रहा है। तो वो शंकर जी का कौन सा स्थान है, जहाँ पर शंकर जी का निवास स्थान है, तो वहाँ पर यात्रा चलती है, वो जुलाई के मौसम में चलती है। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है, अब याद आया मुझे, तो वो यात्रा भी एक सीजनल होती है, यानी पूरी साल नहीं चलती है, एक सीजन के अकॉर्डिंग खुलती है। वैष्णो देवी की यात्रा भी है, वो भी एक सीजन के अकॉर्डिंग बंद कर दी जाती है, यानी शीत ऋतु में बंद कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर आपने चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने पर ये जो लाइन पर्यटक प्रदेश बताए गए हैं, ये पर्यटक प्रदेश यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, यानी कि दोनों सेम हैं, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, दोनों सेम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर बताया गया भारत के बारे में बताया गया है। तो भारत के बारे में बताया गया, वो मैं बाद में ऊपर लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखवा रहा मैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आप डाल लेना, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे पर्यटन प्रभावित होता है। एक तो है मांग, सबसे पहला कारक है मांग। मांग क्या है? मांग है अवकाश की, यानी कि लीव की। नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग काम करते करते हम लोगों का भी ये होता है कि भाई हम थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कहीं पर घूम आते हैं, कहीं पर हम दर्शनीय स्थल देख लाते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर पाएँ, अपने आप का माइंड स्टेबल कर पाएँ। तो सबसे पहले आती है मांग, यानी मांग होगी तभी तो हम कहीं जाएंगे। अब मांग ही नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि जीवन स्तर में सुधार और बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं, तो ऐसे करके पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। वहीं अगली बात यहाँ पे परिवहन। अब देखिए यहाँ पे मांग की बात अगर हम बात करें, कोरोना त्रासदी में आप जानते होंगे, कोरोना त्रासदी में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो आपका इसी रोजगार का हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये पूरी तरह से पर्यटन पर डिपेंड था रोजगार। अब कोरोना में तो भाई जा ही नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये भी हमें पालन करना है, तो सबसे ज़्यादा क्षति जो हुई है वो इसी रोजगार की हुई है,
समझ रहे हैं आप। ये सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षति इसी रोजगार की हुई है और सबसे ज़्यादा बढ़त जो हुई है कोरोना जो त्रासदी के दौरान वो हुई है IT सेक्टर की। यानी आप जान रहे हैं, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उसकी वृद्धि हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो इसी सेक्टर का हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आंकड़े अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेक्टर इसी का नुकसान हुआ है। अब देखिए परिवहन भी डिपेंड करता है पर्यटन में। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्थान ऐसे होते हैं सुगम होते हैं, यहाँ पर पहुँचना आसान होता है तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आवाजाही करते हैं। कुछ स्थान दुर्गम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लेह लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पर एडवेंचर्स वगैरह जो हैं वही जा पाते हैं, या फिर उत्तराखंड में फूलों की घाटी वगैरह है। तो ये सब क्या है, कुछ एडवेंचरस पैलेस हैं, यहाँ पर वही हैं जो एडवेंचर वाले लोग हैं वही जा पाते हैं। यहाँ पर पूरा सुगम मार्ग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेहतर अगर परिवहन साधन होंगे तो लोगों की पहुँच ज़्यादा होगी, लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। और दुष्कर मार्ग हैं, मार्ग में अवरोध हैं, मार्ग में परेशानियाँ हैं, तो पर्यटन जो है वो सुगम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे परिवहन होना भी आवश्यक है, यानी बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। अब वायुयान वगैरह ये सब महत्वपूर्ण हो रहा है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन के आकर्षण, यानी लोग क्या क्या घूमना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, किन किन स्थानों पर जाना चाहते हैं, तो उन्हें पर्यटन के आकर्षण बोला गया है कि लोग क्या क्या पर्यटन में लाइक करते हैं उन्हें बताया गया है। तो अगली हेडिंग आप डाल लेना पर्यटन के आकर्षण। सबसे पहला पर्यटन में आकर्षण आता है जलवायु वाला। कैसे आता है वो भी हम देखते हैं। देखिए हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग एक उष्णकटिबंध वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ पे गर्मी पड़ती है, सर्दी भी होती है, जबकि दक्षिण भारत में जो है सर्दी नहीं पड़ती है, ये बात आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे गोवा वगैरह में, आपके गोवा में या फिर जो तटीय राज्य वहाँ पे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो ठंडे इलाकों से होते हैं, यानी खासकर रसिया वाले लोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं। रशिया वाले नहीं, रूस वाले लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एकदम गर्म इलाके देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे समुद्री तट देखने को नहीं मिलते हैं वहाँ पर, और गर्म इलाके की वजह से वो लोग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चले जाते हैं। तो कुछ लोग जलवायु के हिसाब से जाना पसंद करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों ने तो बर्फ़ देखी नहीं है कि भाई बर्फ़ कैसे पड़ती है, तो हम लोगों का हर किसी का ड्रीम यही होता है कि एक बार हिमाचल में जाएँ और वहाँ पर जो बर्फबारी है उसका आनंद लें। तो ये क्या है, ये जलवायु के अकॉर्डिंग पर्यटन हो रहा है कि भाई जलवायु जैसे परिवर्तित होती जा रही है, हम वो पर्यटन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहला पॉइंट कि ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम यानी कि बीचेस के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, कि गर्म मौसम हो, धूप वाला मौसम हो। तो इसी में ही सब पॉइंट अब आप पहला डाल देना, इसी में ही कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोस्ट स्थान यानी गर्म स्थान और भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से हैं। यानी कि अगर जलवायु के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ का जो वेस्टर्न घाट है वो सबसे ज़्यादा जो है पर्यटन के लिहाज से लोकप्रिय है गर्म स्थानों के अकॉर्डिंग। ये पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब शीतकालीन पर्यटन में आपने देखा होगा, शीतकालीन पर्यटन का आनंद लेने वाले के लिए कुछ जलवायु जरूरतों की आवश्यकता होती है। जैसे या तो शीतकाल में रहने वाले लोग हैं वो तो या तो ये चाहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो गर्म स्थानों पर चले जाएं, या फिर कोई हमारे भारत जैसे लोग होंगे जिन्होंने जो है बर्फबारी नहीं देखी होगी तो वो लोग कहेंगे भाई हिमाचल चलते हैं, हिमाचल बर्फबारी देखेंगे। अब देखिए हिमाचल वाले लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो अब वही है कि भाई मेरा भी ड्रीम है, मैं कभी गया नहीं हूँ, कभी मिलेगा मौका तो मैं भी जाऊँगा। तो यहाँ पर वही है सेकंड पॉइंट, लिख लेना आप यहाँ पर। इस शीतकालीन आवास का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु भी जरूरतें होती हैं। जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान में जाएं यानी गर्मी वाले स्थान में जाएं, या फिर स्कीइंग मतलब बर्फ पे फिसलना वगैरह, बर्फ पे लोग स्कीइंग करते हैं, फिसलते हैं, ये खेल होता है वहाँ पर। तो इसके लिए अनुकूल हिमावृत वगैरह वाले स्थानों पर जाएँ, तो ये लोग करते हैं। यानी कुछ लोग ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा गर्म स्थानों पर जाना चाहते हैं। तो वो सबकी अपनी अपनी डिज़ायर है, वो आपने देख ली। खास करके यूरोप के लोग जो हैं वो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपका पर्यटन करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम जो है गर्म बना रहता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में लोग ज़्यादा पर्यटन के लिए आते हैं, यूरोप वाले, उनके बारे में बताया गया है। तो ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, हम समझ लेते हैं, केवल हमने पहले के सब पॉइंट में समझ लिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है भूदृश्य, यानी आप देखना क्या चाह रहे हैं, क्या आपको मनोहारी लग रहा है, क्या आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो क्या देखना चाह रहे हैं। अब देखिए कुछ लोगों को पर्यावरण के साथ संबंध जो पर्यावरण के साथ जो है अपना जो समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो वही बात बताई गई है, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जैसे पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपवर्त भूदृश्य यानी मनुष्य ने जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया है ऐसे पर्यावरण के निर्मित जो स्थल रूप, तो उन्हें देखना पसंद करते हैं। यानी लोग पहाड़, पर्वत, इन सब चीज़ों को, झील वगैरह, झरने वगैरह, तो ये सब देखना पसंद करते हैं। तो वही सब बताया गया है। कुछ लोग भूदृश्य के शौकीन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं,
यानी कि आपका जो हिस्ट्री वगैरह है और जो आपका जो है कला वगैरह देख रहे हैं उनमें रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे थर्ड सब पॉइंट लिख लेना, इतिहास और कला, कि लोग प्राचीन और सुंदर नगरों पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं, किलों महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें इतिहास और कला देख ली। अब अगली है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यानी कि कुछ लोगों का जो है यानी कि पर्यटन जो है वो या तो कल्चर के अकॉर्डिंग होता है और इकोनॉमी यानी कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम बात करें कि विश्व के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पर्यटन बहुत महंगा है। अगर हम रोम की बात करें, रोम के आप वेटिकन सिटी वगैरह की बात करें, वहाँ पर पर्यटन बहुत महंगा है वहाँ पर। ऐसी कुछ और स्थान है विश्व में जहाँ पर पर्यटन बहुत महंगा पड़ता है। वहीं भारत जैसी स्थिति देखें तो भारत में पर्यटन इतना महंगा नहीं है, पर्यटन सस्ता ही है। तो लोग ऐसे स्थानों को और पसंद करते हैं जहाँ पे पर्यटन सस्ता होता है, जहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है और हमें भरपूर लुत्फ उठाने को मिलता है, भरपूर आनंद हमें उठाने को मिलता है। दूसरी बात है, कुछ लोगों का कल्चर में भी दिलचस्पी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम लोग राजस्थानी कल्चर देखने आते हैं, यानी आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी अपने देश में पर्यटन की स्थिति देख लें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अगर आपको देखने को मिलेंगे अपने देश में, राज्यों में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग राजस्थानी कल्चर पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों की जो है यहाँ पर वही रुचि है, कल्चर इन डिफरेंट कल्चर में रुचि है। कुछ लोग बनारस की गलियाँ पसंद करते हैं, भाई बनारस का एक अपना एक वहाँ पर एक जो है वहाँ पर अंदाज है, तो वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है, यानी या तो मानव जातीय स्थितियाँ, यही सब संस्कृति वगैरह, उनके रीति रिवाज, तो ये सब लोगों को लुभाती हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं इसी में, और इसी में आगे लिख लेना, सस्ते पर्यटन प्रदेश अत्यंत लोकप्रिय हो जाते हैं। सस्ते पर्यटन प्रदेश अत्यंत लोकप्रिय हो जाते हैं। अब देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा, घरों में रुकना। यानी कुछ जगहों पर अगर आप अगर आप जाएंगे, पूर्वोत्तर वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या किया है लोगों ने, अपने घरों में ही जो है रुकने की, ठहरने की व्यवस्था कर दी है। घरों में के लिए कुछ चार्ज लेते हैं उनसे, व्यक्तियों से, और अपने इसके बदले में अपने घरों में ठहरने देते हैं। उन्हें जो सारी फैसिलिटी, भोजन वगैरह सारा चीज़ें जो है मुहैया करवाते हैं। इस तरह की फैसिलिटी आपने देखा होगा नेपाल वगैरह जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है घरों में रुकना। तो ये फैशन बन चुका है, घरों में रुकना एक जो है सस्ता, जो है यहाँ पर लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में है, गोवा में हेरिटेज होम्स होती हैं, कर्नाटक में मेडिकेयर और कूर्ग। तो ये क्या है, यहाँ पर वही हो रहा है, यानी घरों में लोगों को रोक रहे हैं और उनसे कुछ के बदले में कुछ पैसे ले रहे हैं। अब यहाँ पर लोग रुक किस लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही महंगा नहीं पड़ता है। होटल वगैरह में क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता है। आपने देखा होगा, अमूमन एक नॉर्मल सा होटल है वो भी 500 से 600 रुपये पर डे जो है चार्ज करता है, 12 घंटे के, 10 घंटे के। और अच्छा होटल अगर आप लेंगे तो 1500 से 2000 रुपये। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी हम लोग एक मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तो जबकि ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, इसलिए लोग घरों में रुकना पसंद करते हैं। और घरों में रुकने से ये फ़ायदा होता है कि एक आम बोलचाल में उनसे वहाँ के इतिहास, भूगोल, कल्चर वगैरह की जानकारी मिल जाती है, इसलिए लोग और पसंद करते हैं। तो ये तो आपने भाई देख लिया यहाँ पर, ये तो पर्यटन वाला व्यवसाय था। अब पर्यटन में भी एक पर्यटन और है, वो पर्यटन है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन का व्यवसाय जो है वो अभी आने वाले कुछ सालों में एक बहुत यानी तीव्र रूप से उभरा है। चिकित्सा पर्यटन क्यों हो रहा है, उसके कुछ रीजन है। उसके सारे रीजन जो हैं, वैसे तो मैं आपको अर्थशास्त्र वाली किताब जो है 9th 10th 11th 12th वहाँ पे काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चिकित्सा पर्यटन में भारत क्यों उभर रहा है, क्यों हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा पर्यटन हेडिंग डाल लेना, पर्यटन में ही अब अगली हेडिंग। तो यहाँ बताया गया कि भाई जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े क्लास के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, इलाज करवाने के लिए कोई जा रहा है भाई यूएसए जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, ये आपने देखा होगा। ये हमारे यहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड है, यानी हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता है, हमारे यहाँ नेता जो है वोट हमसे लेते हैं, जो सब कुछ बेहतर सुविधाएं देने का वादा हमें करते हैं, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें निर्मित भी करवाते हैं, लेकिन उनमें अपना इलाज नहीं करवाते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना है। यानी आपने देखा होगा कोई नेता बीमार पड़े, सीधे भाई यूएसए पहुँचते हैं, सीधे प्लेन बुक किया, यूएसए के किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाते हैं। बड़ी विडम्बना है हमारे यहाँ की। तो ऐसे ही क्या है कि भाई जैसे ये लोग यूएसए में जा रहे हैं। अब होता क्या है कि यूएसए बहुत महंगा है, यहाँ तो वही जा पाएंगे यूएसए में जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। भारत जैसे देशों में क्या है, भारत जैसे देशों की तो आप जान रहे होंगे आज की डेट में $1 जो है आपका जो है लगभग 75 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। 75 जो रुपीज़ हैं इसके बराबर है $1। तो ऐसे में क्या होता है, मान लेते हैं वहाँ पर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार वहाँ के एक हाई क्लास हॉस्पिटल में यूएसए में नहीं जा सकता है। तो ऐसे में उसे लगता है भाई इंडिया में, क्योंकि
यूएसए में कोई नया थोड़ी ना है। यूएसए में अगर आप देखें, हर विभाग में देखें, 30 से 35% एम्प्लॉय जो है इंडियन देखने को मिल जाएंगे। 30 से 35% लोग जो है इंडियन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यूएसए का निर्माण में इंडियंस का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, भारत के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे फोर्टिस हुआ, मैक्स हॉस्पिटल हुआ, अपोलो ग्रुप हुआ, तो इन हॉस्पिटलों की ओर उन्मुख हो जाते हैं और यहाँ पर अपना इलाज करवा ले जाते हैं। अब चूंकि वहाँ पर अगर एक अच्छे वीवीआईपी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, यहाँ पर वही इलाज उन्हें सस्ते में मिल जाएगा, इसलिए वो भारत जैसे देशों की ओर उन्मुख होते हैं। तो ये जो है, ये इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं और बाद में इलाज करवा के चले जाते हैं, ये चिकित्सा पर्यटन माना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ, इसमें थोड़ा पहला पॉइंट तो लिख लिया होगा आपने। अब देखिए 2005 का आंकड़ा बताया गया है कि 2005 ईस्वी में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। ठीक है, यानी यूएसए से आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूएसए में बहुत महंगा है वहां पर, और जो वहां के मध्यम वर्गीय परिवार हैं या लोअर परिवार के लोग हैं वो आपके इंडिया में आए उपचार के लिए। इसके अलावा आपका भारत भी यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे विश्व में चिकित्सा पर्यटन के में अग्रणी देश बनकर उभरा है यहाँ पर। यानी आपके जो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे विदेशों से लोग आते हैं इलाज करवाने। वहीं बताया गया है भारत जैसे कुछ और देश हैं, भारत हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, ये आप जानते हैं यहाँ पर। अब देखिए वही सब बातें लिखी हुई हैं कि कैसे इलाज हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एमआरआई टेक्नोलॉजी है, परासप परीक्षण वगैरह। देखिए ये सब हिंदी में नाम लिखे हैं और अंग्रेजी में समझना बड़ा आसान है कि परासप टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैं आपको बता दूं ये सब होता ही है, ऑब्वियस सी बात है मेडिकल सेक्टर में। तो ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र बताया गया है। अब यहाँ तक आपके जो हैं, जो आपके टर्शियरी जो है आपके क्रियाकलाप थे, यानी तृतीयक क्रियाकलाप थे, वो पूर्ण हो जाते हैं। अब अगले क्रियाकलाप हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप हैं। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में अभी आप ऊपर जो टेबल में थी उसमें आप देख चुके हैं चतुर्थ क्रियाकलाप होते क्या हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप कहीं नए नहीं हैं, ये तृतीय क्रियाकलाप में कोई हमने और डिवाइड कर दिया और उनमें जो विशिष्ट क्रियाकलाप थे उन्हें चतुर्थ में हमने रख दिया है। तो यहाँ पर आप इसमें कुछ पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट तो यहाँ पर आप ये नोट करेंगे कि ये क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि एकदम अच्छी खासी सेवाएं यहाँ पर, अच्छी खासी सुविधाएं, अच्छी खासी रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह इसमें आ जाता है। उच्च बौद्धिक जो संपदा है, यानी उच्च बौद्धिक जो है यहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है इस वाले चतुर्थ क्रियाकलाप में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल बाद में लिख लेना, अभी नहीं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ बताया गया है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे सूचना का संग्रहण आ रहा है, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन, ये सब इसी में आता है। यानी जो आपका जो आईटी सेक्टर था, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा प्रोसेसिंग सेक्टर जो था वो इसी में रख दिया गया है पूरी तरह से। अब देखिए सूचना क्या है, सूचना इंफॉर्मेशन क्या है, आईटी सेक्टर क्या है। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी जब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उपयोगी हमें लगने लगती है, वो वास्तव में सूचना हो जाती है। तो आपने देखा होगा तमाम न्यूज़पेपर वगैरह हैं, तमाम बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, वो आपको सुबह सुबह जानकारी दे देते हैं कि भाई भारत के इस राज्य में ये योजना आई, भारत के फलाने राज्य में ये योजना लॉन्च हुई। तो वो क्या दे रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं। यानी उन्होंने विभिन्न आंकड़ों को प्रोसेस किया, विभिन्न डेटा को प्रोसेस किया और अपनी वेबसाइट पे अपडेट देकर आपको बता दिया कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च की है, आज फलाने राज्य में कोरोना के केस इतने हो गए। तो ये क्या है, ये सूचना है। और ये सूचना कहाँ से मिल रही है, इसके पीछे कार्य करने वाले जो डाटा प्रोसेस करने वाले लोग हैं, इनके जरिए आपको ये सूचना मिल रही है। उन्होंने वो आंकड़े इकट्ठे किए हर राज्यवार, यूपी से इकट्ठे किए, महाराष्ट्र से इकट्ठे किए, दिल्ली से इकट्ठे किए, सब आंकड़ों का विवेचन किया। विवेचन करने के उपरांत उन्होंने पाया कि भाई महाराष्ट्र वाले जो है बहुत एक स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली वाले केसेस कम होते जा रहे हैं। ऐसे करके आपको जो है बता दिया, अखबार के रूप में बता दिया, या फिर आपको किसी वेबसाइट के जरिए अपडेट बता दिया कि कोरोना के इतने केस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सूचना वाला है। तो सूचना उत्पादन जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना का संग्रहण जो है यहाँ पर, तो वो इसी में ही आ जाएगा, किसी में चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो आपने ये लिख लिया होगा पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थ सेक्टर में कुछ कर्मी और रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, वैसे तो इन्होंने रख दी है यहाँ पर इस किताब के अकॉर्डिंग
यहाँ पे बताया गया है भाई कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंच, लेखाकार और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये लोग, वैसे अभी हम जनरली अगर हमने देखा था ऊपर कि सेवा सेक्टर का मतलब होता है कि ये सब लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ सेक्टर में इन्होंने बताया कि हम जो उच्च ज्ञान रखते हैं, यानी कि नॉर्मल ज्ञान से एवं जो कोई ज्ञान रखता है कोई व्यक्ति, यानी कि सेवा तो भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए बस चला रहा है, बस का ड्राइवर बस चला के लिए जा रहा है, वो भी सेवा है। तो इन्होंने ये कहा कुछ विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं वो हम इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर कार्यालय भवन है, जैसे आपके ऑफिस वगैरह हैं बड़े बड़े, उन ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जैसे आपके देखे होंगे तमाम, जैसे CBI वाला ऑफिस हुआ आपका, या फिर और भी ऑफिस हैं, ED वगैरह वाले ऑफिस हुए। तो इन सब ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो चतुर्थ सेक्टर वाले हैं। वहीं प्रारंभिक विद्यालय वगैरह हैं, वहाँ पर जो टीचर हैं, प्रधानाचार्य वगैरह हैं, वो सब विश्वविद्यालय कक्षाओं को संचालित करने वाले प्रोफेसर वगैरह, वो सब चतुर्थ सेक्टर में कार्यरत माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है कि ये सब किस लिए और किस ओर जाएगा। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मैंने फिर से आपको बताया, रिपीट किया मैंने, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने कि जैसे जैसे हमारा विकास होता जाएगा, जैसे जैसे हम और विकसित हो जाएंगे, हो सकता है 6वीं, 7वीं या 8वीं, 9वीं जो सेवा है वो भी विकसित हो। ठीक है, वो भी क्रियाकलाप यहाँ पे डिवाइड कर दिए जाएँ, अभी तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने गहरी हाईलाइट की हैं। यहाँ पर गहरी हाईलाइट में ये बताया गया है कि कुछ तृतीयक क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। बाह्य स्रोतन, यानी कि बाह्य स्रोतन को यहाँ पर अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। यू बना है ये, ठीक है, इसे अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ तृतीयक सेवाएं जो है वो भी आउटसोर्सिंग के जरिए, यानी कि बाह्य स्रोतन के जरिए होती हैं, और कुछ चतुर्थ क्रियाएं भी बाह्य स्रोतन के जरिए होती हैं। अब ये बाह्य स्रोतन का कॉन्सेप्ट है क्या? बाह्य स्रोतन का मतलब ये है आज की डेट में, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अभी तो हम बाह्य स्रोतन एंड में नोट करेंगे, वैसे हम बता दे रहे हैं पहले बाह्य स्रोतन होता क्या है। आज की डेट में देखते होंगे आप कि हर चीज़ के लिए हर व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, यानी कि व्यक्ति ने अपने अपने कामों को डिवाइड कर रखा है, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई जो है क्वेरीज हो, उसके लिए डिवाइड कर रखा है। जैसे हम अपना चैनल की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा स्टडी विद मयंक जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि तमाम आप लोगों में से मैसेज आते हैं, तमाम जो है आप लोगों में से कॉल्स, तमाम जो कॉल्स का तो भी ऑप्शन नहीं है, तमाम मैसेज आते हैं कि सर हमें सहायता चाहिए, हमें आप जो है एक बार आप हमसे कॉल कर लीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए, हमें ये सहायता चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हम मान लेते हैं हम इस कार्य के लिए कोई बाहर का एक बंदा यहाँ पर चूज कर लेते हैं, कोई बाहर का एक बंदा या फिर बाहर की एक फर्म या फिर बाहर का कोई एक स्टडी ग्रुप हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, और उसे हम ये टास्क पकड़ा देते हैं कि भाई आप मेरे चैनल पर यहाँ पर कोई भी क्वेरी आएगी उसे आप निपटाएंगे। तो वो आपकी जो क्वेरी होगी उसे आपको वो समझाएगा कि सर ये वीडियो यहाँ पर इस समय में प्रेषित करेंगे, आपको ये कंटेंट सर की वीडियो से कवर करना है, यहाँ पर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आपको इसका सोल्यूशन ये होगा। तो वो कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैंने वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ा दिया है, तो वो जो कार्य बोला जाएगा वो आउटसोर्सिंग वाला कार्य बोला जाएगा, यानी बाह्य स्रोतन वाला कार्य बोला जाएगा। तो आज के समय में हो क्या रहा है आप लोग जानते हैं कि तमाम सेवाएं जैसे हैं, जैसे मान लेते हैं कस्टमर के सपोर्ट वाला, कस्टमर केयर, तो आप सभी को मालूम है जो कस्टमर केयर वाला जो आप नंबर लगाकर कस्टमर केयर पर आप जो अपनी बातें बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। जैसे हम सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उसमें कस्टमर केयर वर्ड आपने सबसे ज़्यादा यूज किया होगा, काफ़ी बार बात भी की होगी, बैलेंस कट गया या फिर हमारे भी ये प्रॉब्लम है। तो कस्टमर केयर सर्विस किसी जो है ये जो कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसकी सर्विसेज नहीं होती हैं, एक टाई अप होता है, यानी कि ये इस तरह की कंपनियां स्थापित होती हैं जो कस्टमर सपोर्ट देती हैं इस तरह का। तो ये बाह्य स्रोत माना जाएगा, यानी बाह्य स्रोतन माना जाएगा, माध्यम आउटसोर्स वाला माध्यम माना जाएगा। आउटसोर्सिंग के जरिए हम अपनी कंपनी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, अपनी कंपनी से जुड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। तो वो ये कस्टमर केयर जो है इसी प्रकार का जो है एक तरह का बाह्य स्रोतन है, एक इसी प्रकार का व्यवसाय है ये। तो यहाँ पर अब आप नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि कुछ तृतीयक क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो आउटसोर्सिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? संसाधनों से बंधी हुई है। संसाधन का मतलब ये है कि आपके सामने इंटरनेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह संसाधन होने चाहिए। दूसरी बात यह पर्यावरण से प्रभावित होती है। पर्यावरण से प्रभावित होने का मतलब ये आंधी तूफान आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आउटसोर्सिंग की सुविधा है वो बाधित होगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई इनका कोई पर्टिकुलर बाजार में स्थान नहीं है। आप कॉल करेंगे तो आपको सेवा मिल जाएगी, कॉल नहीं करेंगे सेवा नहीं मिलेगी,
इनका प्रॉपर कोई बाजार में नहीं है, बाजार में कोई दुकान नहीं है कि जहाँ पर जाएं और आपको सेवा मिल जाए। आपको कॉल करने की देर है, आप कॉल करते हैं कि भाई फलानी कंपनी का हमारा फ्रिज है, फलानी कंपनी की टीवी है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर केयर पर कॉल किया आपने, अगले दिन उन्होंने ऑपरेटर भेज दिया आपके यहाँ और उसने जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दिया, आपसे चार्जेस ले लिया। तो ये क्या है, ये बाह्य स्रोतन के जरिए हो रहा है, आउटसोर्सिंग के जरिए हो रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया है, इसके बारे में आपने चौथा और चौथे का सब पॉइंट नोट कर लिया है। अब अगले प्रकार की जो क्रियाकलाप है, अगली प्रकार की सेवाएं हैं, ये है पंचम क्रियाकलाप। अगली स्वतंत्र हेडिंग है पंचम क्रियाकलाप वाली। अब देखिए पंचम क्रियाकलाप की बात करें हम यहाँ पर, पंचम क्रियाकलाप ये वास्तव में उच्चतर स्तर की क्रियाकलाप होते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यहाँ पे कंपनी का जो ऑनर है, तो वो जो निर्णय ले रहा है वो पंचम क्रियाकलाप में आ जाएगा, यानी टॉप लेवल वाला। यानी यहाँ पर जज वगैरह जो है वो आ जाएंगे इसमें, यानी कि जो नीति निर्माता है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर वही पॉइंट नोट कर लेना, पहला पॉइंट कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। अब देखिए इस वर्ग को प्राय हम क्या कहते हैं, इसे हम स्वर्ण कॉलर यानी गोल्डन कॉलर वाला। आपने देखा था, यानी ब्लू कॉलर देखा आपने, इससे पहले आपने जो है रेड यानी कॉलर देखा, रेड ब्लू, इसके अलावा आपने फिर देखा यहाँ पर व्हाइट कॉलर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप लेवल वाले हैं स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण यानी यहाँ बताया गया है प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय, यानी आप लिख लेना इसमें ऐसे करके, ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का ही एक उप विभाग है, यानी अलग से नहीं है, तृतीयक सेक्टर का ही एक उप विभाग है। ठीक है, इसी में लिख लेना पूरा, जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त और विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जैसे आपके यहाँ IAS IPS हुआ तो वो भी पंचम क्रियाकलापों में माना जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक मतलब एक जिले लेवल पर अथॉरिटी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मिली हुई है और एक टॉप लेवल के जिले लेवल पर माने जाते हैं डिसीजन मेकर, तो वो यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप में माने जाएंगे। इन्हें स्वर्ण कॉलर जॉब वाले कहा जाएगा, यानी गोल्डन कॉलर जॉब वाला बोला जाएगा इन्हें। तो ये आपने सेकंड पॉइंट इसके बारे में नोट कर लिया है। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। अब देखिए अब बात आ जाती है आउटसोर्सिंग की, यानी कि यहाँ पर आपका वही वर्ड है बाह्य स्रोतन, जिसे हम आउट और फिर सोर्सिंग। ठीक है, देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है और लाइन पूरी लिख नहीं पाया, एंड में लगा देंगे। तो बाह्य स्रोतन देख लेते हैं। बाह्य स्रोतन का मतलब यहाँ एक लाइन में बताया गया है कि भाई, और मैं पहले डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ अभी 2 मिनट पहले, कि बाह्य स्रोतन का मतलब है बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, यानी हम किसी और को ठेका दे देते हैं। ठेका क्यों देते हैं, आपने देखा होगा काम जल्दी हो जाए और हमारे ऊपर कोई बोझ ना पड़े। तो ये दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। बाहरी अभिकरण, बाहरी किसी एजेंसी को हम काम सौंप देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्रोतन या फिर आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अपना ही दिया कि मैं काफ़ी बार आपने देखा होगा कॉल हैंडल नहीं कर पाता हूँ। कॉल हैंडल का मतलब ये, इतना मेरे पास समय नहीं है, कंटेंट तैयार करने में टाइम लग जाता है। फिर भी मैंने चैनल को ऑपरेट करने के लिए 1-2 बंदे यहाँ पर रख रखे हैं, जो कि यहाँ पर हैं, जो कि चैनल में कमेंट वगैरह जो है देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो, जैसे मैं कोई बड़ा यहाँ पर अगर बहुत बड़ा चैनल बन जाए और बड़े चैनल पर यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में गाइडेंस वगैरह भी दें, कस्टमर सपोर्ट भी दें, तो ऐसे में मुझे भी बाहरी कंपनियों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉलिंग वगैरह आएंगी। इस वजह से हैंडल करने के लिए बाहरी कंपनियों की सहायता लेनी पड़ेगी, उन्हें ठेका देना पड़ेगा, ताकि चैनल पर और जो सारा कार्य हो रहा है वो दक्षतापूर्वक हो सके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये नोट कर लेना है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए इसमें बताया गया है कि भाई जब बाह्य स्रोतन में कार्य जो है उस समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको अपतरण यानी ऑफशोरिंग कहा जाता है। यानी मान लेते हैं यूएसए की किसी कंपनी है, यूएसए की कोई कंपनी अमेजन है, अमेजॉन ने अपने यहाँ यानी भारत में अपना जो है सर्विस सेंटर खोल दिया, भारत में अपना कस्टमर सेंटर केयर सेंटर खोल दिया, तो वो क्या होगा, वो इसके लिए ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती हैं। यानी बाह्य स्रोतन में ये सब सम्मिलित किया जाता है, जो बताया गया है यहाँ पर। ये सब आप फोन पर ही, अपने मोबाइल पर ही आप यहाँ पर इसके लिए कर देते हैं, क्वेरी करते हैं और वो आपको इसका रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपने पहले का सेकंड सब पॉइंट भी लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बाह्य स्रोतन के बारे में बताया गया है कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जो बाह्य स्रोतन का व्यवसाय है ये उभरा है। देखिए इसी में आगे बताया गया है इसमें
कि जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल मैं वैसे काफ़ी बार बता चुका हूँ और यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ देश में एक 1/3 तबका जो है हमारे देश का वो अंग्रेजी बोलने में यानी इंग्लिश बोलने में दक्ष है, अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा निपुण है। अब अमेरिकन कंपनियां करती क्या हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं उन्हें अपने यहाँ कोई कॉल सेंटर स्थापित करवाना है तो वहाँ पर तो उन्हें बहुत ज़्यादा लागत आएगी, वहाँ पर लागत ज़्यादा आएगी क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉई है संख्या कम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, इसके अलावा हमें चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या करती हैं वो हमारे भारत जैसे जो विकसित देश नहीं है बल्कि विकासशील देश है, विकासशील देशों की ओर उन्मुख करती हैं जहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या जो है अंग्रेजी बोलने वाली है। यहाँ पर अपना सर्विस सेंटर स्थापित कर दिया, कॉल सेंटर स्थापित कर दिया। यहाँ भारत की एक बड़ी जनसंख्या का तबका उन्हें मिल जाता है, सस्ते दामों पर मिल जाता है। आप जानते होंगे जो कॉल सेंटर का जो काम होता है वो लगभग 6 से लेकर 17-18 हज़ार रुपये तक यहाँ पे सैलरी दी जाती है इसमें, ठीक है। यानी 6,000 से स्टार्टिंग है और 18,000 तक कोई अच्छा कॉल सेंटर है, किसी बड़ी विशिष्ट कंपनी का है, IT कंपनी का है तो 18,000 तक की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है इसमें। तो हमारे यहाँ सस्ते मिल जाते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ स्थापित करवा देती हैं और ऐसे करके इनका काम चलता रहता है। यानी हमारे यहाँ भारत की एक बड़ी विशाल जनसंख्या जो है उन्हें इसका लाभ मिल जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो वही बात यहाँ पे ऊपर बताई गई है कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ये कॉल सेंटर वाला व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है, बहुत पनप रहा है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख लेना कि भाई शोषण के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। रीजन क्या है, रीजन बताया गया है। रीजन बताया गया है भाई शोषण उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। और ये कैसे देश हैं हमारे वाले, ये उत्प्रवास वाले देश हैं। उत्प्रवास वाले देश क्या क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्प्रवास करते रहते हैं। तो ऐसे में भाई शोषण के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये कॉल सेंटर वगैरह हमारे देश में ज़्यादा स्थापित होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में उत्प्रवास जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है, यहाँ बताया गया है कि भाई जो आपकी पंचक सेवाएं हैं यानी आपकी पंचम क्रियाकलाप हैं वहाँ पर हमें कुछ नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, नई प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही हैं। यहाँ बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन है, जिसे हम KPO के रूप में जानते हैं, यानी कि KPO से स्टैंड फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। यहाँ से K से नॉलेज, P से प्रोसेस और O से आउटसोर्स। नॉलेज माने ज्ञान और P से प्रोसेस माने प्रक्रमण हिंदी इसकी, और आउटसोर्स माने बाह्य स्रोतन। और यहाँ पर होम सोरिंग, होम सोरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। यानी अभी आपने जो लॉकडाउन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अप्लाई हुआ था, वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करना। तो ये होम सोरिंग है, ये एक बाह्य स्रोतन के विकल्प के रूप में अभी प्रचलन में आया है, नया पैटर्न। यहाँ वही बताया गया है कि पंचक सेवाओं में आपको ये सब पैटर्न अभी देखने को मिलेगा। एक तो KPO वाला यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाला, और होम सोरिंग वाला। होम सोरिंग वाला मतलब ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर। तो ये आपको बाह्य स्रोतन का एक नया यहाँ पे पैटर्न है, नई प्रवृत्ति विकसित हुई है। ये यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ज्ञान प्रकरण जो उद्योग यानी ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन है, KPO जो है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स है, वो BPO की तुलना में यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स की तुलना में भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कुशल कर्मी हमें चाहिए होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। तो आप इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके कि ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन, उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन यानी BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स से भिन्न है, क्योंकि KPO में क्या है कि हमें बहुत उच्च कुशल कर्मी चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान पर ही आधारित है। अब जैसे बताया गया है कि भाई ज्ञान प्रकरण वाले कुछ यहाँ पर क्षेत्रक हैं इसमें आपके, जो कि बाह्य स्रोतन के जरिए संपन्न होते हैं कार्य। जैसे यहाँ बताया गया है जैसे आपकी जो अनुसंधान और विकास क्रियाएं हैं, E-लर्निंग है, E-लर्निंग भी इसी में रखा गया है। व्यवसाय अनुसंधान है, बौद्धिक संपदा है, अनुसंधान है, कानूनी व्यवसाय है और बैंकिंग सेक्टर, वो इसी तरह के उद्योग में आते हैं, इसी तरह के KPO में आते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स में आते हैं, क्योंकि जिसके लिए इसे चलाने के लिए एक विशेष ज्ञान और विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, ये इसी में आते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। बौद्धिक संपदा का मतलब आप समझ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपने जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ आपने जो है यहाँ पर निर्माण किया है, उसके जरिए आप अर्जन कर रहे हैं, वो आपकी बौद्धिक संपदा कही जाती है। तो यानी या तो कोई सिस्टम हो सकता है, यानी या कोई तंत्र हो सकता है, या फिर कोई एक उद्योग का पूरा साइकिल हो सकता है, उद्योग का एक प्रणाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बौद्धिक संपदा में। तो यहाँ पर ये सब जो है हमें आउटसोर्सिंग के जरिए ये सब हम एक्सेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यानी ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन में ये सब चीज़ें भी सम्मिलित हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए अब लास्ट में आते हैं। अब लास्ट आपका जो है ये है अंकीय विभाजक। अगली हेडिंग है आपकी अंकीय विभाजक। देखिए नाम थोड़ा अगर हम देखें अंकीय विभाजक, तो
इसका नाम कोई सार्थक अर्थ निकल के नहीं आता है अंकी विभाजक का, कि भाई अंकी विभाजक है क्या। अब यूपीएससी में होता क्या है, यूपीएससी में जो हिंदी आती है वो ऐसे ही हिंदी बना देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेटर पे डाली इंग्लिश और उन्होंने देख लिया ये इसका वर्ड, ये स्टैंडर्ड वर्ड निकल के आ रहा है हिंदी में, वो रख दिया। लेकिन उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, अर्थ अपूर्ण होता है। ये एक बुक के साथ समस्या नहीं है, हर बुक के साथ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जो भी किताबें आप देख रहे हैं यूपीएससी लेवल पर, तो यहाँ पर जो किताबें आप हिंदी में देख रहे हैं वो वास्तव में सारी किताबें ओरिजिनल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हैं और उन्हें बाद में हिंदी में फिर ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ अंकी विभाजक का मतलब यही है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड। अब देखिए डिजिटल का मतलब यहाँ पर अंक नहीं है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे डिजिटल का मतलब जो है अंक नहीं है, बल्कि जो वर्तमान प्रौद्योगिकी है, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसे डिजिटल प्रौद्योगिकी बोलते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसके संदर्भ में ये इस्तेमाल किया गया है डिजिटल। समझ रहे हैं आप, डिजिटल यहाँ पे किसी अंक के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं हुआ है। वर्तमान जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी है, उसके लिए डिजिटल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हैं आप, यानी अगर आप अंकी विभाजक पर एक्सप्लेन करेंगे तो यकीन मानिए व्याख्या गलत हो जाएगी। इसलिए डिजिटल डिवाइड समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल डिवाइड होता क्या है। तो डिजिटल डिवाइड जो है आपकी प्रौद्योगिकी के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, सूचना प्रौद्योगिकी वहाँ पर बहुत उन्नत है। कुछ देश जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ रहे हैं, वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अभी भी पूरी तरह से हो नहीं पाया है। यानी अभी भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उन्हें एक अंकी विभाजक यानी अंकी विभाजक बोल रहा हूँ मैं, डिजिटल डिवाइड कहा जाएगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि वहाँ प्रौद्योगिकी अभी भी अपूर्ण है, तो वो पिछड़े माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर समान रूप से वितरित है। ग्लोब से अभिप्राय यहाँ पर पृथ्वी से है, ठीक है। इसी में यहाँ पर सब पॉइंट कि भाई विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को हम अंकी विभाजक यानी कि डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं बहुत सारे देश हैं, यानी भारत में भी अगर जो आपका जियो नहीं आया होता है, जियो की क्रांति नहीं हुई होती, तो यकीन मानिए भारत भी इस दिशा में बहुत पिछड़ा हुआ देश था। यानी डिजिटल क्रांति में हम बहुत पिछड़े हुए थे। जियो के आने से ये तो हुआ कि भाई आपके यहाँ जो कनेक्टिविटी थी इंटरनेट की वो बढ़ सकी, यूजर बढ़ सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का हिस्सा बन पाए। तो ये हमारे यहाँ एक डिजिटल क्रांति हुई है। आपने सुना होगा काफ़ी बार नरेंद्र मोदी जी को कहते हुए कि हमारे यहाँ एक डिजिटल क्रांति हुई, डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है। तो वो डिजिटल रिवॉल्यूशन यही है। अब देखिए डिजिटल का हिंदी अर्थ नहीं निकल सकता है। अब जैसे कंप्यूटर का अगर हिंदी अर्थ हम क्या लगाएं, संगणक लगाएं, क्या कंप्यूटर केवल संगणक गणनाओं का काम करता है? नहीं, कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग करता है। तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी के ऐसे हैं जिनका हिंदी नहीं बन सकता है। अब ऐसे ही में सवाल ये उठता है, अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हमें इंग्लिश चलानी है। समझ रहे हैं आप? इंग्लिश का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर जटिल वर्ड आए उसकी आप हिंदी की कोशिश मत करें कि हिंदी कहाँ से निकालें, मानक हिंदी कहाँ से निकालें। वहाँ पर आप ऐसे ही आप वर्ड रख दीजिए, यानी अंग्रेजी का वर्ड आप रख दीजिए। समझ रहे हैं आप? अंग्रेजी का शब्द वहाँ पे रख दीजिए और आपकी समस्या सॉल्व आउट हो जाएगी। इस समस्या यानी हर समस्या का सॉल्यूशन है यहाँ पर। अब यही सब रीजन है कि ये सब जो वर्ड हैं इनकी अगर हिंदी निकाली जाती है, यानी बहुत सारे वर्ड यहाँ पर तो मैंने एक अभी बताया है आपको। इससे पहले भी मुझे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, बहुत सारी लाइनें ऐसी मिली मुझे जिनमें मुझे यहाँ पर यही समस्या आई कि उनका हिंदी अर्थ कुछ अलग था, हिंदी में उनकी जो है पहचान अलग निकल रही थी, जबकि अंग्रेजी में देखा तो वो अलग है। और खास करके जो आपके जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो वर्ड्स हैं उन सब में यही होता है, उन सब के साथ यही होता है। अब देखिए, अब मैं एक और वर्ड बताता हूँ आपके लिए। जैसे एप्लीकेशन है, ऐप, जिसे आप शॉर्ट में ऐप कहते हैं, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का क्या लगाएंगे आप? प्रार्थना पत्र लगाएंगे क्या प्रार्थना पत्र से पूर्ण हो जाएगा क्या? एप्लीकेशन का अर्थ प्रार्थना पत्र के रूप में तो लगा ही नहीं सकते हैं आप। यानी ऐप आप देख रहे होंगे कि भाई फलाने मोबाइल में फलाना एप्लीकेशन पड़ा है, फलाने में फलाना पड़ा है, उसे कैसे आप डिवाइड यानी आप करेंगे, यहाँ पर व्याख्या करेंगे उसकी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जो है आधुनिक जीवन में आपको देखने को मिलेंगे जिनकी हिंदी पॉसिबल नहीं है। और यदा कदा कुछ लोग क्या है, उनकी हिंदी बना देते हैं और हिंदी जो बनाने की कोशिश करते हैं वहीं पर उसका पूरा जो है पैटर्न बिगड़ जाता है, वहीं पर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और यकीन मानिए उसका एक निगेटिव यानी गलत संदेश पहुंचता है। अगर यकीन मानिए यही सवाल जो है अंकी विभाजक वाला पूछ लिया जाए अचानक से, तो आप समझ में ही नहीं आएगा आपको काफ़ी देर तक अंकी विभाजक है क्या। और वहीं अगर आप डिजिटल डिवाइड से अवगत हैं तो आपको समझ में आ जाएगा डिजिटल का मतलब है डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात हो रही है और प्रौद्योगिकी में जो पिछड़े हुए देश हैं उन्हें डिजिटल डिवाइड कहा गया है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी का ज्ञान भी रखते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान में आप परिपूर्ण हैं आप में, तो यकीन मानिए आपके लिए यूपीएससी फिर टफ नहीं है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो नियमित
तौर पर मिलते रहें। देखिए समस्या मेरे साथ वही आती है, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ और मेरी देखिए सभी से गुजारिश है। कुछ लोग क्या है यहाँ पर बहुत जल्दी गर्म होते हैं, हाइपर हो जाते हैं। आप लोग मेरी समस्या, मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। आप एक इमेजिन कीजिए कि सर जो है 1.5 घंटे का जो वीडियो अभी लेकर आ रहे हैं, यानी अमूमन मेरा जो हर वीडियो होता है 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो जा रहा है, 1 घंटे से ऊपर जा ही रहा है वीडियो, तो 1 घंटे का जो वीडियो तैयार होता है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में इतना समय तो लगता ही होगा। इसके अलावा लैपटॉप प्रोसेस करेगा तो लैपटॉप उसमें 30 से 40 मिनट ले लेता है, यानी कि मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरा टाइम। तो ऐसे करके मेरे यहाँ पर 2 घंटे तो यहाँ पर होगा, 2 घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया यहाँ पर। फिर कभी कभी क्या होता है कि भाई नेट स्पीड हमारे यहाँ कभी कभी हमें रुला देती है, नेट में अपलोड करने में वीडियो 1 से 2 घंटे, और कभी कभी तो ये है कि मुझे रात को लैपटॉप लगा के छोड़ देता हूँ अपलोडिंग के लिए, सुबह तक देखता हूँ, सुबह तक अपलोड हो पाता है। ये भी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है मुझे। इसके अलावा ये तो हो गया मेरा रिकॉर्डिंग टाइम 2 घंटे का। अब यहाँ पर मुझे इसके नोट्स खुद के तैयार करने हैं, खुद के नोट्स तैयार करने हैं। तमाम ऐसी लाइनें, तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी वाले चैप्टर से पढ़ने से समझ में आते हैं, वो भी करना पड़ता है। नहीं, एक वीडियो को बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे चले जाते हैं, और आप ऐसे में मुझसे बाध्यता करते हैं बार बार कि सर 2 वीडियो लाओ ऐसे ही 1-1 घंटे वाले। क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा सिस्टम नहीं है, मेरे पास पूरा ऐसा साधन नहीं है। जिस दिन साधन होंगे मैं 2 वीडियो ना 3 वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। सिंगल लैपटॉप है, उससे मैं उतना ही काम ले सकता हूँ जितना मैं ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ मैं। तो ये मेरी आप थोड़ी जो है चाहे परेशानी मान लीजिए या मेरी रिक्वेस्ट समझिए। आप लोग बार बार जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, सर आप बीच में छोड़ देते हैं, बीच में मैं किसी को नहीं छोड़ा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके चल रहा हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फोकस करना भी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में फोकस कर रहा हूँ। और देखिए पॉलिटी की बात जो लोग कह रहे थे पॉलिटी बीच में छुड़वा दी, पॉलिटी बीच में नहीं छोड़ी गई है, पॉलिटी क्लास 10 तक पूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट बीच में नहीं छोड़ा है। आपके लिए पूरी आगे का अगर रास्ता छोड़ा भी है तो वो आगे का पूरा ये है कि आप वहाँ पर बीच में अटके नहीं है। ऐसा नहीं किया कि मैंने क्लास 11 के 2 चैप्टर पढ़ा दिए और बाद बाकी चैप्टर छोड़ दिए, नहीं। यानी हमने क्लास 10 का ब्रेक लगाया है। ब्रेक इसलिए लगाया है कि पहले हम सोच रहे हैं कि जियोग्राफी वाला कंटेंट ये पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी तो हम स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ चुके हैं, जबकि जियोग्राफी की स्टैंडर्ड बुक अभी बहुत दूर है हमारे लिए। अभी तो हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करनी है अच्छे से, तो एनसीईआरटी पहले कवर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और मेरा भी जो है यहाँ पर परेशानी समझने के प्रयास कीजिए। और आप एक अनुमान लगाइए कि यहाँ पर इतनी जटिलताओं के बाद भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।